ठीक है, और वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट पार्ट क्या वो पूछ रहा है उसमें। देखो मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो गया, ठीक है, और मैं यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ। एसबीएल जो है वो अब 3 hours 15 minutes का एग्जाम है। लास्ट क्लास में हमारी इससे बड़ी डिटेल में बात हुई थी कि एग्जाम अब टेस्ट कैसे होगा, हिस्टोरिकली इसके अंदर क्या चीजें पूछी जा रही थी और अब इसके अंदर क्या चीजें पूछी गई हैं। और अब एग्जाम के अंदर जो है वो चेंजेस किस तरह से केटर किए जाएंगे। अच्छा, एक दो चीजें हैं, इससे पहले आप तक पहुंचे तो मैं आपको खुद बता देता हूँ। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का ये मैं 2-3 जगहों पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं ये देख रहा था कि कुछ बच्चों ने लगाया हुआ था कि यार एसबीएल का पेपर लीक हो गया है, या एसबीएल का पेपर आउट हो गया है, या आप एसबीएल का पेपर जो है वो अब आपको पहले ही मिल जाएगा और आपका पेपर जो है वो बस आपने उसमें से चीजें करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसबीएल का ना पेपर लीक हुआ है, ना इसका पेपर आउट हुआ है, ना आपको पहले पेपर मिल जाएगा और आप हंसी खुशी और आप सोचे थोड़ी सी भी कॉमन सेंस अगर आप लगाएं तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे कोई पेपर लीक हो सकता है और आपसे वो लाख रुपए इस चीज के चार्ज करे तो मैं पेपर लीक करता हूँ, आप एक काम करो जाके पेपर दे दो, और फिर भी रिजल्ट जो है वो 50% रहेगा। तो फिर तो मतलब स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी पे नहीं, स्टूडेंट्स के एग्जिस्टेंस पे शक होना चाहिए। बट ना पेपर लीक हुआ, ना इस एग्जाम में कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई चीज आ गई है जिसके बाद आप ये कहेंगे हम इसको जो है वो केटर नहीं कर सकते। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, आई होप सो सबने फर्स्ट क्लास ली हुई है, तो आई डोंट थिंक कि किसी का भी कोई इससे पिछली क्लास से रिलेटेड कोई कंसर्न है या कोई सवाल है। आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न बदला है, कैसे होगा, क्या होगा। अच्छा, एक मसला और यार, मुझे ना 2-3 दिनों से लोग जो है ना एसबीएल के नोट्स भेज रहे हैं। सर ये नोट्स देख लें, ये समझ आ रहे हैं, ये नोट्स देखें, ये आपको समझ आ रहे हैं, इसमें से मैं क्या पढ़ूं। भाई देखिए, जो मैं आपको बोला आपने बोला, ठीक है, तो वो आप मतलब मान ले मैं सही पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, मतलब इतना बुरा नहीं पढ़ाऊंगा। आप पढ़ लें उससे और आप उसी के ऊपर भरोसा रखें, वो इंशाल्लाह आपको पेपर पास करने में बड़ी आसानी कर देगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। यार इसको अच्छा, ये मैंने पहले ऑन कर दिया, इसको एक पावर बटन। अच्छा, ये बात मैंने तुम्हें पहले बता दी थी आप सबको कि हमारी इस वीक में 4 क्लासेस है। आपको पता है ना, वेडनेसडे ऑनवर्ड जो है वो ऑफ है आपके बकरा ईद की वजह से। तो शायद मैं नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे भी क्लास है, ठीक है, क्योंकि यार अब मजबूरी है, वरना मैं सिलेबस तो कंप्लीट करना है। एंड अगर नहीं होगा तो मसला होगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं फिर हो सकता है मैं एक ट्यूसडे को भी जाऊँ। तो आज से लेके सैटरडे तक तो हमारी कंटिन्यूस क्लासेस है। हो सकता है ट्यूसडे आई विल इन्फॉर्म यू गाइस प्रायर, मैं आपको संडे या सैटरडे तक बता दूंगा कि हम ट्यूसडे को क्लास ले रहे हैं या नहीं। किसी का कोई सवाल है पिछले किसी चीज से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं, यू कैन आस्क। या अगर फेस टू फेस वालों को कोई सवाल है तो आप भी पूछ। जी, एनी क्वेश्चन, ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई सवाल है बेटा? नहीं सवाल? तो मैं सवाल पूछ लूंगा। चले, हम स्ट्रैटेजी के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा सर, स्ट्रैटेजी पार्ट 2 क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर बेटा? क्योंकि एक पार्ट 2 क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि पार्ट 1 इज वेरी बेसिक। उसमें वो आपको बताएगा कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें जो है वो पार्ट 1 का था। 3 महीने इनफ है फॉर एसबीएल, हमेशा 3 महीने में ही पढ़ाता हूँ मैं पिछले समझे तकरीबन सितंबर 18 से लेके अब तक मैंने सारी अटेम्प्ट्स पढ़ाई हैं। तो बेटा 3 महीने मोर देन इनफ एसबीएल पास करने के। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से शुरू करते हैं। बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखें,
क्योंकि कोर्स की डेफिनेशन ही ऐसी है। कोर्स की डेफिनेशन क्या है कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रैटेजीज जो कि किसी भी बिजनेस मॉडल पे लगेंगी, और वो बिजनेस मॉडल जो है वो हमें उन स्ट्रैटेजीज का एक बड़ा रेलेवेंट सा, बड़ा रिलायबल सा जवाब देगा कि क्या ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी मैं आ रहा था तो तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान, बल्कि 3 से 4 तो नहीं, 2-2:30 बजे के दरमियान स्टॉक मार्केट के ऊपर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर एक बूम आया अचानक से। मेजर आपकी ये जो पावर सेक्टर है, ये जो आपकी एफएमसीजीज है, ये अचानक से बढ़ गई। अच्छा, एक चीज होती है अपर लॉक, पता है किसी को क्या होता है? मैक्सिमम 7.5% एक शेयर बढ़ सकता है एक दिन में। तो समझे पावर सेक्टर पे 3 ऐसी कंपनी थी जिसपे अपर लॉक लग गया। अब होता है ना वो आप पागलों की तरह डिसीजन लेना शुरू हो जाता है। तो मैंने भी यही किया, मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, इन्वेस्टमेंट लगाता हूँ पावर लॉक, इस सेक्टर के ऊपर अचानक 7.5% का इंक्रीमेंट आ गया, तो व्हाट शुड आई डू, मैं एक अमाउंट इन्वेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने भी कर दिया अमाउंट। थोड़ी देर बाद पता चला कि एक फेक नोटिफिकेशन आया था पावर सेक्टर के बारे में, जिसकी वजह से पावर सेक्टर में अचानक बूम आ गया। वो जितने मैंने महंगे पे खरीदा, मैं ये सोचा कि कल सुबह उठूंगा तो और महंगा हो जाएगा, परसों उठूंगा तो और महंगा हो जाएगा। वो फेक नोटिफिकेशन की वजह से अब उठने का ही दिल नहीं कर रहा, नीचे आ गई प्राइस वापस। यानी आज की बात अगर देखो तो मुझे अंदाजा है कि कल सुबह जब मार्केट खुलेगी तो ये लॉस में आ जाएगी। जो मैंने 7.5% महंगे रेट पे खरीदा, मैंने खरीदा महंगा होने के बाद इस अजम्पशन के साथ कि कल और महंगा होगा, परसों और महंगा होगा, अगेन वो नीचे आ। तो यार एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट क्या होता है? जो इस तरह के बुद्धुआना फैसले ना ले, जो बेवकूफाना फैसले ना ले। एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट वो होता है जो डिसीजन मेकिंग को सोच समझ के ले रहा हो। यानी मैं अगर कोई फैसला लेने जा रहा हूँ तो आई शुड हैव अ वेरी रिलायबल एंड बैकग्राउंड वर्किंग होनी चाहिए, जिसकी बेसिस पर मैं फैसला लूंगा। अच्छा, अब इन बैकग्राउंड वर्किंग के लिए ना दुनिया के अंदर कुछ मॉडल्स होते हैं। अब वो मॉडल्स क्या होते हैं? वो मॉडल्स होते हैं नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, नॉलेज ऑफ इकोनॉमी, जिसको आप बचपन में पढ़ते थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। यही सारी चीजें यहाँ पे भी अभी इस वक्त बात होती है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेटा 3 स्टेप्स हैं। हम एक स्ट्रैटेजी को मैनेज करने जा रहे हैं, एक बिजनेस को मैनेज करने जा रहे हैं, और उस बिजनेस में फंडिंग को देखने जा रहे हैं, कैसे उस बिजनेस को फंड में कन्वर्ट करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक कंपनी में मैं काम करता था, उसकी वर्किंग कैपिटल यानी डेली के खर्चा जो था वो 2 लाख रुपए था। 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल दिन का। आप लगाएं, उसको मल्टीप्लाई करें 20 लाख, 40 लाख, और अराउंड 60 लाख रुपए महीने का उसका खर्च। यार ले दे के उसको 60 लाख रुपए तो मैनेज करना है ना, कहीं ना कहीं उसको 60 लाख रुपए चाहिए। 60 लाख रुपीज उसका समझो सर्वाइवल कॉस्ट है, जो उसको बेसिक लेवल पे कहीं ना कहीं से जमा करनी। कोविड में उस कंपनी ने 90 मिलियन का साल का नुकसान कर दिया। एक स्ट्रेटेजिस्ट बैठा होगा पीछे जो इस सारी फिगर्स को देख रहा होगा। अच्छा, ये 60 लाख रुपीज वो अमाउंट है जो चाहे कोविड हो ना हो देना ही देना है। इसमें इंश्योरेंस चार्जेस है, इसमें बिजली का खर्चा है, इसके अंदर ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स है, वो खर्चा जो बेस लेवल है, यानी इसके बगैर तो जी ही नहीं सकती कंपनी। अब स्ट्रैटेजिस्ट क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि भाई मुझे ये अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना है, मतलब मुझे ये अमाउंट ऑफ मनी अर्न करवाना है, और अगर नहीं हो सकता अर्न तो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान में इस वक्त ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रिसोर्सेज है? अगर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रिसोर्सेज हैं तो मैं उससे जनरेट कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। ये सारे एक अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट का काम होता है। और एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट वो है जो मार्केट की इंफॉर्मेशन की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करे। अब मार्केट की इंफॉर्मेशन क्या होती है बेटा? मार्केट की इंफॉर्मेशन 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। अब वो 2 हिस्से क्या है, पहले हम उस पर बात करते हैं। बल्कि मैं यहीं पे पेज ऐड करता हूँ। देखिए, आपको 2 किस्म की इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है आपके लिए सर, यानी कि एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक गुड लीडर के लिए। सबसे पहली चीज आती है कि मैं जब भी कोई फैसला लेने जाता हूँ ना, मुझे देखनी पड़ती है 2 चीजें। एक तो इकोनॉमी को, एक इंडस्ट्री को। क्या पाकिस्तान के अंदर किसी भी इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए? हम कल से सुनते हैं, मतलब पिछले 2 हफ्तों से सुनते आ रहे हैं, शेल बराका पाकिस्तान से एग्जिट लेने जा रहा है, शेल जो है वो नहीं, दे आर नो मोर इन पाकिस्तान। अब क्या होगा शेल का जाने के बाद? क्या पेट्रोल
नहीं मिलेगा, गाड़ियां बंद हो जाएंगी, पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को मिल। बल्कि मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट ये बोल रहा था कि पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी शेल के जाने से। मुझे तो समझ नहीं आती उस बेवकूफ को यही नहीं पता कि शेल इज एन ऑयल मार्केटिंग कंपनी, नॉट एन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी। एक होता है ईएनपी, एक होता है ओएमसी। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। वो बेवकूफ आदमी कह रहा है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बंद हो जाएगी भाई। कैसे बंद हो जाएगी भाई? ईरानी तेल मर गया है, रूस रूस का तेल नहीं आ रहा हमारे पास, लेकिन मीडिया है, कुछ नहीं कर सकते हम उसका। बहरहाल, तो जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, हाँ, उसका भी अनाउंसमेंट सुनने में आ रही है। यार जा नहीं रहा, वो अपने शेयर्स बेच रहा है। वो आप खरीद लोगे, वो मैं खरीद लूंगा, कोई तो खरीदेगा ना आज। तो आप बोला जा रहे कैसे जा रहे हैं, वो ये खरीद लेगा, वो मैं खरीदू, कोई ना कोई पाकिस्तान से खरीदेगा। तो मैंने तुम्हें देखा हुआ है। हाँ, नहीं इससे पहले भी मैंने कहा था तुम्हें। मैंने तुम्हें, या तो तुम, मैंने वहीं पे देखा है तुम्हें शायद, मतलब। हाँ, तुमने यहाँ से कोई पेपर नहीं पढ़ा? अच्छा, इसका मतलब मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ। खैर, जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आपके दो फैसले हैं। पहला डिसीजन है आपका मैक्रो इकोनॉमिक। क्या आप बना ले प्लीज, या बल्कि 2 मिनट रुके, पहले मुझे बनाने दे फिर बना ले, ताकि आपको समझ आता है। पहला डिसीजन है मैक्रो इकोनॉमिक। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक में अगेन दो फैसले। सही है जी। पहला है आपका ओवरऑल इकोनॉमी, और दूसरा है आपका इंडस्ट्री। मैं अगर इकोनॉमी की बात करता हूं, तो आपके पास कुछ मॉडल्स हैं जो आपने एसबीएल में भी मैं पढ़ाऊंगा और हम पढ़ेंगे। पहला मॉडल है आपका पेस्टल मॉडल। ये आपने बचपन में F1 में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। और आज आप इसको एडवांस वर्जन पे देखिए, आपको टीचर ने बता दिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर। ये वो फैक्टर है जो अगर आप सही से सस्टेन कर जाएं किसी भी इकोनॉमी में, तो आप जो है वो एक अच्छे बिजनेस, आप इसको जज कर जाएं, आप इसको एंटिसिपेट कर जाएं, आप इसकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस को आप लेट्स सपोज आप इसको कहते हैं ना, वो हाथ की लकीरें पढ़ सकते हैं, तो इसको आप फोरकास्ट कर सके इन फैक्टर्स को, या आप इन फैक्टर्स को एंटिसिपेट कर सके फ्यूचर में कि भाई ये होने जा रहा है, और आप उसके हिसाब से फैसला ले रहे, तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से चल जाएगा। तो सबसे पहली चीज आती है आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल फैक्टर। ठीक है, ये बचपन में पढ़ा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है आपका पॉटर 5 फोर्स मॉडल। ये सुना हुआ आप लोगों ने? किसी ने सुना है पॉटर 5 फोर्स मॉडल? ये भी F1 में पढ़ा हुआ, बिल्कुल पढ़ा हुआ। तो आपके पास एक आता है पॉटर 5 फोर्स मॉडल। अच्छा, अब ये बात सर गौर से सुनना। ये जो पॉटर 5 फोर्स मॉडल है ना, दिस इज बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रियल मॉडल है। ये आपका जो है वो इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, ये इंडस्ट्री पे लगता है। 5 फोर्सेस क्या होती है मैं बता देता हूँ। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई, ये सुना होगा, याद हो, आपने पढ़ा हुआ है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, थ्रेट ऑफ कंपेटिटिव राइवलरी, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ये 5 फोर्सेस है। अब ये जो 5 डिफरेंट फोर्सेस है, ये इंडस्ट्री से रिलेट करता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर तुम्हारी इंडस्ट्री का ताल्लुक है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई तुम्हारी इंडस्ट्री का ताल्लुक है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, कंपेटिटिव राइवलरी एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या ऑल्टरनेट प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल मॉडल है जो कि आपकी मेन इंडस्ट्री से कनेक्ट करता है। फिर जो पेस्टल मॉडल है, दिस इज एन इकोनॉमिक मॉडल। ये आपका ओवरऑल इकोनॉमी को डेवलप करता है। दिस इज एन इकोनॉमिक मॉडल। ये ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात करता है।
लेकिन जब मैं, यानी कि मैंने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया, बल्कि मैं इसको अलग नहीं लिखता, इसको हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में, मैंने दो अलग लिख दिए, यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, अब आप इंटरनल फैक्टर्स को भी देखेंगे और अपना फैसला लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं SWOT, विच इज नोन एज सॉर्ट एनालिसिस। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, बचपन से लेके अब तक आपको एक गलत चीज पढ़ाई जाती है, सॉर्ट इज नॉट अ मॉडल, सॉर्ट इज नॉट अ मॉडल, इट्स अ टूल। सॉर्ट से निकलता है एक मॉडल जिसको हम कहते हैं टोज मॉडल। अब ये सॉर्ट और टोज में क्या फर्क है? देखिए, स्ट्रेंथ आपका मॉडल थोड़ी है, स्ट्रेंथ तो आपका टूल है। वीकनेस से कोई स्ट्रैटेजी थोड़ी बनेगी, वीकनेस तो आपका टूल है। हाँ, टोज एक मॉडल है। टोज क्या कहता है? कहता है एलिमिनेट योर थ्रेट टू अवेल अपॉर्चुनिटी, यूज योर स्ट्रेंथ टू एलिमिनेट द कंपेटिटिव राइवलरीज। ये बेसिकली आपको समझाने के लिए, उस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। सो वी हैव इंटरनल फैक्टर्स। अब दिमाग में एक बात याद रखना बेटा, इन इंटरनल फैक्टर्स में से दो बातें हैं जो इंटरनल से रिलेट करती है और दो बातें हैं जो एक्सटर्नल से रिलेट करती है। आपकी सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल फैक्टर्स, आपकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल फैक्टर है। बाकी जो दो रिमेनिंग है ना बेटा, वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, यानी आपकी अपॉर्चुनिटी एंड आपके थ्रेट्स। बिकॉज अपॉर्चुनिटी इंटरनल नहीं होती बिजनेस के पे। देखें, एम्प्लॉय के लिए तो इंटरनल ही है। मैं आज ग्रो करना चाहूँ, मैं तुम्हारे साथ बोलूँ यार दूसरा सब्जेक्ट दे दे, मैं कंपनी को बोलूँगा मुझे एक और पोजीशन दे दे, वो एक अलग चीज है। अपॉर्चुनिटी इंटरनल नहीं होती, अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल होती है कंपनी के लिए। हाउ टू ग्रो, हाउ टू मेक न्यू ब्रांचेस। मैं नई कंपनी, मैं नई ब्रांच खोलने जा रहा हूँ, मैं नई प्रोडक्ट रेंज को मार्केट में लॉन्च करने जा रहा हूँ, मैं नई मल्टीनेशनल जगहों पे अपने आप को लेके जाना चाह रहा हूँ। तो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इज फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, यू नॉर्मली वे ऑल दीज फैक्टर्स यूजिंग ऑल दीज मॉडल। जैसे पाकिस्तान में एक मॉडल लगाने जा रहा हूं मैं पेस्टल का, पॉलिटिकल इकोनॉमिक। मैं इस वक्त स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करने जा रहा हूं, पाकिस्तान में एक कंपनी खोलने जा रहा हूं। मुझे ये सोचना है कि पाकिस्तान में अगर मैं ये कंपनी ऑपरेट करता हूं तो क्या पेस्टल मॉडल के हिसाब से मुझे करनी चाहिए या नहीं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजी, इसमें से एक चीज उठा लेते हैं, पॉलिटिकल। तो मैं ये देखूंगा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी क्या है। बिलाल साहब, आप क्या खोलने जा रहे हैं? मैं खोलने जा रहा हूँ एक एजुकेशनल इदारा। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ये है कि टैक्स कंसेशंस मिलते हैं एजुकेशनल इदारे को। टीचर्स को टैक्स नहीं देना पड़ता, बहुत कम देना पड़ता है टैक्स, और कमाते हैं फिर भी टैक्स कम देते हैं, टैक्स कंसेशंस मिलते हैं। अच्छा, आपकी थ्रेट क्या है कि एसबीएल पढ़ाने वाले और लोग भी हैं। अगर मैं इदारा बनाऊं और एक सब्जेक्ट पढ़ाऊं और उसके बाद अगर मेरा वो सब्जेक्ट नहीं चला तो इदारे का क्या होगा? ओवरहेड एक्सपेंडिचर कैसे निकालूंगा? ये मेरा थ्रेट है। तो वी हैव अपॉर्चुनिटी, वी हैव थ्रेट, हम उसको वे करते हैं। अगर हमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नजर आती हैं, हमें थ्रेट कम नजर आते हैं, तो हम उस डिसीजन को ले लेते हैं। अगर हमें अपॉर्चुनिटी कम नजर आती है, थ्रेट ज्यादा, तो हम उस डिसीजन को डिनाई कर देते हैं या हम मना कर देते हैं। इसको आप कॉपी करें, इस पर अब हम डिटेल में बात करें। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर ले प्लीज। सर एक्सक्यूज मी। बोलो बोलो। सर जी जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि सिलेबस के अंदर क्या क्या है, मतलब वो सिलेबस शायद कितने चैप्टर्स और कैसे है। बेटा आपने डे वन देखे? हाँ, डे वन तो मैं आया था सर। हाँ ना, तो देखिए। उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है ना, सारी चीजें बताई थी ना डे वन में, सिलेबस के कंटेंट। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट शेयर भी कर दूंगा जिसमें यस सिलेबस सर, के। स्ट्रेटजी और ऑडिट, फाइनेंस, एथिक्स, रिस्क, डिसीजन जी मेकिंग, इनोवेशन।
जी जी जी, यही सारी चीज। ठीक है सर, थैंक यू। आपने कौन सी क्लास की कौन सी? और तो फिर अभी दो तो नहीं दे रहे आप लोग भी दे सकते हैं। जी बेटा, हो गया। चलो, अब वापस आ जाए इसके ऊपर। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस, रिव्यू स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन लाइट ऑफ करंट पोजीशन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल कंट्री पेस्टल एनालिसिस, इंडस्ट्री, फोर्टिफाई फोर्सेस जिसमें मैंने आपको बताया कस्टमर होता है, सप्लायर होता है, कंपेटिटर होता है, जिनके बारे में हम बात करते हैं, इंटरनल रिसोर्सेज, and for example human resources expertise, financial resources, IT, ब्रांड कॉर्पोरेट इमेज एंड यूनिक टेंजिबल एसेट। भाई ब्रांड कॉर्पोरेट इमेज की बेसिस पे आजकल स्ट्रेंथ जो है वो कंपनीज की बड़ी डेवलप हो रही है। आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, स्केचर्स। एक अजीब सी बात है, उसका एक गाना बना था, एक सॉन्ग बना था। उस सॉन्ग से पहले उसकी जो शेयर मार्केट वैल्यू थी, वैल्यूएशन जो आती है, वो थी अराउंड 1.8 मिलियन, सॉरी 180 मिलियन डॉलर्स। बड़ा ब्रांड था, चला हुआ था, it was very good, but after that song it brand value went to 296 मिलियन डॉलर्स। और ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कितने का ट्रांजिशन आया, वो सिर्फ वो गाने की वजह से। एक एक हॉलीवुड सॉन्ग कह ले या एक इंग्लिश सॉन्ग था जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई और लोग उसको जानने लगे। और ये वही टाइम पीरियड है जिसके बाद पाकिस्तान में भी उसने अपना पहली ब्रांच ऑपरेट करना शुरू की। पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ममालिक में उस टाइम पीरियड में उसने अपनी, अब देखो ये होती है ना स्ट्रैटेजी, कि आपका ब्रांड इमेज बन रहा है, आपकी गुडविल बन रही है, आपने उस टाइम पे पेनिट्रेट कर दिया, आप उस टाइम में मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो गए और आपने बाकी चीजों को समझते गए। पाकिस्तान में बहुत कम तादाद ऐसी है जो स्केचेस के ब्रांड को, गुची के, अरमानी के या एमके के ब्रांड को अफोर्ड कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इन्होंने अपने स्टोर खोले तो उसका मतलब है उनको ऐसा लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी मुल्क के अंदर इस पाकिस्तान में दी जा रही है या मिल रही है उनको। सो ब्रांड इमेज बड़ा मैटर करता है। टीएसए का ब्रांड इमेज एक है तो आज जो है वो आप लोग यहाँ पे, या टीएसए का ब्रांड इमेज नहीं है और इन फैकल्टी का ब्रांड इमेज है तो जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिवली हम दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा ही रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एनी यूनिक टेंजिबल एसेट, मिशन क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ की स्टेक होल्डर। देखिए हर स्टेक होल्डर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको अच्छा पढ़ा जाए, आप अल्टीमेटली एसबीएल के पेपर को इस अटेम्प्ट में क्लियर कर ले। जिस अटेम्प्ट को मैं गोल्डन अटेम्प्ट कह रहा हूँ, जिस अटेम्प्ट को मैं कह रहा हूँ यार ये ज्यादा आसान हो जाएगा पेपर पास करना, आप अगर इस अटेम्प्ट में ज्यादा अच्छे से पेपर को क्लियर कर लेते तो दिस इज गोइंग टू बी एन एडवांटेजियस सिचुएशन फॉर यू एज वेल एज एन एडवांटेजियस सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि वो अल्टीमेटली यहाँ से मेरा ब्रांड। अब देखिए मैं लास्ट अटेम्प्ट में ना बच्चों को पता क्या कहता था, ये जो सितंबर अटेम्प्ट है ना ये मेक और ब्रेक होगी। यानी ये टीचर के परस्पेक्टिव से कि अगर कोई टीचर चलने वाला हुआ और उसने इस सत्र में मेहनत कर ली और बच्चों को अच्छे से पास करा दिया तो वो टीचर अगली सदियों तक चलेगा जब तक अगला पेपर चेंज नहीं। और अगर कोई टीचर इसमें फेल हो गया या नहीं चल सका तो बस उसका वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट टीचर के परस्पेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जाहिर है स्टूडेंट, तो हर बंदा, हर फैकल्टी इसमें मेहनत कर रहा है, हर फैकल्टी जान मार रहा है, हर फैकल्टी वीडियोस बना रहे हैं, हर बंदा इसके अंदर कोई ना कोई बातें जो है वो आपसे शेयर कर रहे हैं कि ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। इसी से की कम्युनिकेशन भी हम आपके पास लेके आ रहे होते हैं। चैरिटी ऑफ मिशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ डायरेक्शन। चैरिटी क्लैरिटी ऑफ मिशन क्या होता है बेटा, आपका मिशन बड़ा क्लियर होना चाहिए सर। देखिए आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है कि सर मुझे जो है वो मार्केट के अंदर लीड करना है,
मैं एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा हूँ जो मार्केट को लीड करे। जैसे मुझे रिसेंटली ना बायजू के बारे में पढ़ने का मौका मिला। पता है आपको क्या है बायजू? क्या है? एक एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बता दूं, आपको तो सिर्फ ये पता है बायजू ओन्स एन आईपीएल टीम। मैं मतलब ये छोटी बात नहीं कह रहा। आईपीएल टीम का मतलब आपको पता नहीं है, पूरा पीएसएल खरीद सकता है एक आईपीएल की टीम की कॉस्ट पे, इतना बड़ा होता है आईपीएल। तो बायजू ओन्स एन आईपीएल टीम, एन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म which works on YouTube monetization model। इसका 90% रेवेन्यू यूट्यूब से आता है, यानी आप फ्री में लेक्चर देख रहे हैं और वहां पे। तो अब मैं ये बात सोचता हूँ कि बिलाल साहब आपका कंपटीशन इतना स्ट्रांग है कि एक आदमी कल को यूट्यूब पे जाके एसबीएल के सारे लेक्चर डाल देगा कोई। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो शेयर की, उसके नीचे कमेंट आया, बोला, उस पर नीचे लिखा हुआ था कि चेंजेस इन एसबीएल बाय एसबीएच फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देन ही इज गोइंग टू, मैं खुद बता रहा हूँ, then he's going to charge you $200 for his lectures। मुझे उस कमेंट से देख के अजीब सा लगा, यार ये कैसा बेहुदा किस्म का कमेंट किया इसने, अभी बता दो। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये सोचा कि हमारा कंपटीशन कितना स्ट्रांग है, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ऐसा क्या करूं जो यूट्यूब से नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा उस दिन के यार एक काम करता हूँ, इसमें प्रैक्टिस मॉडल को इनकॉर्पोरेट कराता हूँ। अगर स्टूडेंट मुझे प्रैक्टिस पेपर करके देगा मैं उसको चेक करके, और ये मैंने खुद से वादा कर लिया, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले, कि मैं पेपर चेक करूंगा। और वही चीज एक कंपेटिटिव एडवांटेज बन गई, वही चीज एक जो है ना वो अपर एज दे गई कि यार ये आदमी पेपर चेक करके दे रहा है, जैसा भी है तसल्ली दे देता है, सुना देगा बातें चार, लेकिन सुन के फिर समझ आती है कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है, आई एम गोइंग टू रेक्टिफाई दीज मिस्टेक्स। तो क्या कहते हैं, कहते हैं क्लैरिटी ऑफ मिशन ऑन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और डायरेक्शन। टेक्निक्स इंक्लूड पॉटर 5 फोर्स मॉडल, बात करेंगे इसके ऊपर। पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर। सॉर्ट एनालिसिस, अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ मॉडल, इट्स जस्ट अ टूल। मॉडल विल बी रिगार्डेड एज टोज मॉडल। वैल्यू चेन एनालिसिस, पॉटर वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, जिसमें 5 प्राइमरी 4 सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं, हम वैल्यू चेन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। स्टेक होल्डर मैपिंग मॉडल क्या होता है, जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स को मैप आउट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर होती है? इस पर हम और अभी नीचे सारे मॉडल्स के बारे में बात की जाए। देखें, पेपर के अंदर आपको मॉडल की एप्लीकेशन करनी होगी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ होगा क्या। ये मॉडल मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है? अब आपके पास एक सिनेरियो आएगा, उस सिनेरियो में आपसे कहेगा कि एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके बताएं कि हमें इस कंट्री के अंदर अपनी ब्रांच खोलनी चाहिए है या नहीं। अब आप सोचोगे कि क्या इस कंट्री में ब्रांच खोलने में फायदा है या नुकसान है। वो फायदा एंड नुकसान आप आइडेंटिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ पेस्टल मॉडल। आप सोचो, वो आपको एक इंडस्ट्री का डाटा दे रहे हैं, तो आप हेडिंग वाइज बताओगे, आप बोलोगे बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, इस इंडस्ट्री के डाटा में बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर के बारे में ये बताया, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर के बारे में ये बताया, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री के बारे में ये बताया, कंपेटिटिव राइवलरी के बारे में ये बताया। तो वो सारी बातें जो उसने बताई हुई होंगी, वो सारी बातें आप मॉडल की एप्लीकेशन, और फिर कंक्लूजन में बोलोगे considering the above given situation या above given data we can conclude that the situation falls in favor of opting this model, so the company should opt for this model and the company should make an investment into XYZ country या XYZ product। क्लियर होती है बात सबको? क्या कहते हैं, कहता है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस जनरेट ऑल पॉसिबल ऑप्शंस टू रीच मिशन। देखिए, आप सारे स्ट्रैटेजिक चॉइसेस को अपने दिमाग में रखते हो, आप सारी स्ट्रैटेजिक चॉइसेस लेके निकलते हो। फॉर एग्जांपल, सर मैंने लास्ट पेपर F8 दिया, F9 दिया, F6 दिया, अब मैं SBL दूं, SBR दूं, AAA दूं या AFM दूं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं SBL देता हूँ इस अटेम्प्ट में पेपर की, जैसे आपने बताया सर पेपर जो है वो कंपैरेटिवली इजियर हो सकता है, पेपर के अंदर कंपैरेटिवली ये चीज आ सकती है, वो चीज आ सकती है, प्री सीन मटेरियल है, ACC भी अपना रिजल्ट नहीं गिराना चाह रहा, आप भी ज्यादा मेहनत करना चाह रहे हैं, चलो एक काम करते हैं SBL। आपने सारे पॉसिबल ऑप्शंस के प्रोज एंड कॉन्स देखे होंगे, AFM क्यों नहीं, AAA क्यों नहीं, SBR क्यों नहीं, ये सारे ऑप्शंस आपने देखने के बाद फैसला लिया that I should go for SBL or any other subject। तो क्या कहते हैं, कहते हैं एनालाइज ऑल प्रोज एंड कॉन्स। इंडिविजुअलिटी में भी यही देखा जाता है। देखें,
अभी मिसाल के तौर पे मैं एक कंपनी में था, उसके अंदर उन्होंने डिसाइड करना था कि क्या, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी के डायरेक्टर से मैंने कहा कि आप कोविड के अंदर, हम लोग क्या करते थे, कोविड के बाद ही इनफेक्ट हम लोग क्या करते कि हम अपनी कुछ डिमांड का हिस्सा किसी दूसरी कंपनी को दे देते। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी है वाई, अब हम क्या करते थे, हम कंपनी जेड को अपनी डिमांड का हिस्सा दे देते थे। क्यों देते थे, इसकी भी बात सुन लो। भाई हमारी कैपेसिटी थी, लेट्स सपोज 10 लाख किलो एक प्रोडक्ट बना सकते थे, प्रोडक्ट ए बना सकते थे 10 लाख किलो, 10 या लाख केजी ले लो, एक शॉर्ट फॉर्म में एग्जांपल देता हूँ। 100,000 केजी हम एक प्रोडक्ट का बना सकते थे। अब मसला ये था कि 100,000 से ऊपर डिमांड आ जाए ना, तो हम बना तो सकते थे लेकिन हम बनाना नहीं चाहते। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। आप गाड़ी चलाते हैं माशाल्लाह से, सब कोई कभी जिंदगी में चलाई होगी, बाइक या कोई ना कोई चीज तो चलाई होगी। आपको पता है उसका एक स्पीडोमीटर होता है। अच्छा, क्या उसकी स्पीडोमीटर में अगर लिखा हुआ है 240, तो आप कंटिन्यूसली 240 तक चला सकते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल है। आपको मैक्सिमम 180, 2 घंटे अगर आप स्ट्रेट अवे गाड़ी चला रहे तो 180, 160 से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं होता। तो एक लिमिटेशन आ जाती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे। इसी तरह हमारे पास एक मशीन थी जिसकी लिमिटेशन थी 100,000 केजी। हमारे पास डिमांड आती थी 102, 104, 120, 140 केजी। हम क्या करते थे, एक इनइफेक्टिव कंपेटिटर को, सुनना स्ट्रैटेजी, इनइफेक्टिव कंपेटिटर को वो 40 केजी बेच देते थे। यानी हम कस्टमर, मेरे पास एक कस्टमर आया, छोटी डिमांड लेके आए, मैं कहता था यार मैं नहीं बना सकता, लेकिन तुम उसके पास चले जाओ। अच्छा, जब मैं उस कंपनी में हूँ तो मुझे बुरा लगता था, बीइंग इन द ऑडिटर्स पोजीशन। मैं कहता था यार ये सेल्स वाले पागल है यार, क्या कर रहे हैं। ये उसको मौका दे रहे हैं कि कल को वो जाइंट कंपनी बन जाएगा। वो सीख रहा है ना, मतलब सोचो वो हमारी 40 केजी लेके बैठ, जी जी, वो हमारा 40 केजी लेके बैठा हुआ है, और वो अल्टीमेटली उसको उस डिमांड को केटर करता है। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या करना चाहिए? आप सब माशाल्लाह होशियार बच्चे, बताएं क्या करना चाहिए? आउटसोर्स कैसे करना? अच्छा नहीं, देखो एक मसला है ना 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 ना, ये समझो। सर इस पे एक पेंसिल, हाँ अच्छी खासी महंगी। तो आउटसोर्स कर नहीं सकते, उसका मैं बताता हूँ। देखो एक्वाफीना का पानी अगर तुम पियोगे तो तुम्हें हर बोतल में एक्वाफीना नजर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नेस्ले से बोतल खरीद के एक्वाफीना की बोतल में डाल दो, अगले दिन मेरी गुडविल तबाह हो जाएगी। तो मैं ये तो नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उस क्वालिटी की प्रोडक्ट उनसे थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकता कि वो भी वही चीज बना के देंगे, वो नहीं हो सकता। हाँ, मैं कस्टमर को बोल दूं, जैसे कभी आपने ये जो पाइप की कंपनी है, क्या नाम है इसका, बड़ी मशहूर है, पाक अरब नहीं, पाक पाक करके कोई कंपनी है, पाइप्स बनाती है, फिटिंग्स बनाती है। तो आप कभी इनका ब्रोशर लेंगे ना, तो इनके ब्रोशर में 2-3 आइटम्स के आगे स्टार लगा होता है। वो नीचे लिख देते हैं ये आइटम हमने नहीं बनाया, ये आइटम बाहर से किसी और कंपनी ने बनाया, हमने सिर्फ बना के बेचा है। ये पाक जो भी कंपनी है, पाक एक्स कंपनी का नहीं है। अब मेरी बात को गौर से सुनना, हम तो बेचते थे। अब मैंने एक दिन अपने जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनसे एक दिन झगड़ा किया। मैंने कहा मेरे बात सुने, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप 40 केजी की डिमांड उधर भेज रहे हैं, 1 लाख केजी हम केटर कर रहे हैं। कल को वो 40 केजी करते करते कस्टमर्स बनाता गया, गुडविल बनती गई, तो हमारा 1,80,000 में कन्वर्ट होगा और उसका 40 केजी 60 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो खुदा का वास्ते ये ना कर। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा आपके पास क्या प्रपोजल है? मैंने कहा भाई मेरे पास ये प्रपोजल है, आप नई मशीन लगा दें। तो नई मशीन की कॉस्ट थी 80 CR। अब तुम्हें रीजन समझ आ रहा है कि वो नई मशीन क्यों नहीं लगा रहे? अच्छा 80 CR तो कॉस्ट थी। उन्होंने बोला अच्छा आप बिलाल, एक बात थी कि डायरेक्टर मोहब्बत बहुत अच्छी बहुत करते थे मुझसे, बहुत करते हैं, तो बड़ी प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझे समझाया कि आप एक काम करें, आप एक प्रपोजल बना। उन्होंने समझाना भी था मुझे। मैंने एक प्रपोजल तैयार किया और मैं वो प्रपोजल लेके पहुंच गया डायरेक्टर के पास, और मैंने कहा सर अगर हम आज 80 CR लगाते हैं तो हमें फायदा हो जाएगा 40 केजी का। अच्छा, मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ ना, उस प्रोडक्ट की डिमांड मुल्क में कंसिस्टेंट रहती है, यानी उसकी
उसकी जो डिमांड है ना वो खाने की तरह बढ़ती नहीं है, यानी हर पैदा होने वाला बच्चा खाना खाए, तो रेस्टोरेंट दुनिया में पैदा होते हैं, बढ़ते जाते हैं। मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ उसकी डिमांड बढ़ती है, नाम अभी नहीं ले सकते, जरा ये यूट्यूब पे जा रहा है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है। अब उसकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ती है, नहीं मैं ये कह सकता हूँ 10 साल में 10% डिमांड बढ़ती। तो आज अगर 10 लाख केजी की डिमांड है तो 10 साल में 10% इंक्रीमेंट होगा उसकी डिमांड, इतना फर्क आता है बस। वो भी अगर मार्केट में प्राइसेस कम हो तो लोग जो है वो एडजस्ट कर लेते, नहीं बढ़ाते डिमांड। जरा बात को समझना। अब मैं प्रपोजल लेके गया, उसने कहा बिलाल साहब ये 80 CR कहाँ से लाओगे? मैंने कहा सर बैंक से लेंगे। उसने कहा अगर बैंक से लेके कितने का पड़ेगा? मैंने कहा 96 CR का, 25 साल का लोन लेना पड़ेगा, 80 करोड़ के बदले में 96 करोड़ देना पड़ेगा। अच्छा कंपनी के लिए कोई बात बड़ी बात नहीं है, 80 करोड़ के लिए बदले में वो 200 करोड़ कमा भी तो रहे, तो वो 200 करोड़ कमाते कमाते 25 साल में 16 करोड़ उसको भी दे देगा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। साथ में एक नॉन करंट एसेट इसके नाम हो जाएगा। उन्होंने कहा बिलाल आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, 40 kg की टोटल सेल्स वैल्यू क्या है? मैंने कहा सर 40 kg की टोटल सेल्स वैल्यू 8 लाख रुपए। कह रहे जरा 80 करोड़ को 8 लाख से डिवाइड करेंगे। मैंने डिवाइड किया, उसने कुछ नहीं, मैं इतना मोटा प्रपोजल लेगी। उसने कहा हाँ कितनी वैल्यू आ रही है? मैंने कहा सर ये आ रहा है कोई तकरीबन 70 साल। कह रहे चले मैं आपकी डिमांड मैं ऐसी फिगर बोल रहा हूँ, 70 नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा। 80 CR या 96 CR डिवाइडेड बाय, आप कर लें 4 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, तो आप देखिए कितनी वैल्यू आती है, कुछ भी नहीं आएगी ना। मतलब 70 साल में आपका पे बैक है। आपको समझ आ रही है बात? अकाउंटिंग की टर्म में मैं बातें कर रहा हूँ, 70 साल में आपका पे बैक है। मतलब कह रहे हैं यार बिलाल आप लगाओ दिमाग, आप कहते हो डिमांड बढ़ती है, इंक्रीज होती है बाय 10%, बाय 15%, और आप मुझे आगे से ये कहते हो कि 8 लाख रुपए एडिशनल रेवेन्यू बचाने के लिए मैं 70 साल वाली एक इन्वेस्टमेंट कर दूं जिसने मुझे रिकवर 70 साल में, चलो 70 नहीं 50 साल लगा लो, मान लिया तुम्हारी तुम कोई आसमान से तारे तोड़ लाओगे और जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारे अलावा कोई नहीं बेचेगा, मान लिया मैंने, 50 साल में तुम रिकवरी करवा के दोगे मुझे? कैसे अकाउंटेंट हो, कैसे ऑडिटर हो, शर्मिंदा करके भेज दी। यार ये होती है स्ट्रैटेजी। मुझे बात वाकई उस दिन क्लियर हो गई कि मैं जज्बात जज्बात में ये, अब सुनने में तो ये आता है ना, डोंट लेट योर कंपेटिटर ग्रो, 40 kg जाने दे रहे हो, वो बन जाएगा एक दिन उस जगह का हीरो या उस जगह का विलन जो भी। वो शब्बर जैदी का आजकल बयान बड़ा मशहूर हुआ है, वो देखिए क्लिपिंग, नहीं देखी आपने? उससे पूछा किसी ने कि भाई पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान 60-70 साल में, बल्कि बेटा एक टेक्निकल इशू है, एक मिनट। ठीक है बेटा, क्लियर होती है बात, आगे बढ़े। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं, जरा समझे बात को। अच्छा अजान हो गई है? हाँ अजान तो हो गई। ब्रेक कर लें 5 मिनट, 10 मिनट, ताकि हम लोग फिर नमाज पढ़ के आगे बढ़ जाए। नमाज ब्रेक कर लेते हैं। आप लोग जाएं नमाज ब्रेक कर लें, 10 मिनट की ले लें। यार आप सब ग्रुप पे एडेड हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं है? मैसेज कर दो यार।
कह रहा था यहाँ पे स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में कि हमने जनरेट करने हैं तमाम पॉसिबल एक्शंस टू रीच आवर मिशन और उसको प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पे एनालाइज करना है। अच्छा, ये बात अभी आपको शायद समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया। जैसे ही आपको ये चैप्टर देख रहे हैं, ये चैप्टर 2 है, इसके चैप्टर पार्ट 2 है, पार्ट 3 में आपके पास पूरे पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके अंदर हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर से क्लियर होना चीज शुरू हो जाएगी। सेलेक्ट द स्ट्रैटेजी दैट बेस्ट सूट्स यू। आप वो स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करेंगे जो आपके लिए परफेक्ट है और उस क्राइटेरिया को जो है वो आइडेंटिफाई करें। दूसरा स्टेप होता है स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। अब आपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं इन्वेस्टमेंट मॉडल पे पैसा लगाने जा रहा हूँ, यानी मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने जा रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिकली ग्रो करने जा रहा हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा मामला जो मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट बनने जा सकता है, मैं उसको अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाने जा रहा हूँ। हेलो हेलो जी, चलो मैं देखता हूँ। सही जी। तो स्ट्रैटेजी को मैं एक्शंस में कन्वर्ट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करूं। जैसे यहाँ पे कहता है इम्प्लीमेंट सेलेक्टेड स्ट्रैटेजी। अब आपने एक स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट कर लिया, आप उसे इम्प्लीमेंट कराएंगे। मॉनिटर द रिजल्ट। अब आप क्या करेंगे, अब आप अल्टीमेटली उस रिजल्ट को मॉनिटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि मैं ऑर्गेनिकली ग्रो करूँ। एक कंपनी है वो कहती है मैं ऑर्गेनिकली ग्रो करूँ, उसने क्या करेगा, एक ब्रांच लगाएगी, फिर दूसरी ब्रांच बनाएगी, फिर तीसरी ब्रांच बनाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जरूरी नहीं है हर ब्रांच चल जाए। जैसे आप मैकडॉनल्ड्स को उठाएं, केएफसी को उठाएं, दे बोथ आर इन डायरेक्ट कंपटीशन विद वन अनदर। मैकडॉनल्ड्स और केएफसी इस वक्त सबसे ज्यादा हाईली कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट करते हैं। क्या मैकडॉनल्ड्स ज्यादा चलता है? पाकिस्तान के अंदर केएफसी की ज्यादा डिमांड है, पाकिस्तान से बाहर मैकडॉनल्ड्स की ज्यादा डिमांड है। तो अगेन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस ऑफ कंपेटिटिव एनालिसिस चल रहा है। दोनों की हालांकि स्ट्रैटेजी सेम है। आपको पता है मैकडॉनल्ड्स और केएफसी प्रोडक्ट रेंज नहीं बढ़ाता। मैंने ना एक जमाने में रेस्टोरेंट बिजनेस किया, मैंने चलाया अपना रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट में चलाता था और बड़ा अच्छा चलता था। लेकिन मुझे एक बात समझ आई, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी इतना जबरदस्त एक काम करते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट रेंज नहीं बढ़ा। आपके बचपन से नगेट सुनते हुए आ रहे हो, आज वो नगेट्स को फिर रीलॉन्च कर देंगे। आपके बचपन से आप बर्गर्स सुनते हुए आ रहे हो, आज वो बर्गर्स को फिर रीलॉन्च, अभी मैं देख रहा था वो नगेट्स की प्रमोशन कर रहा होता है आजकल, वो फिर रीलॉन्च कर देते उसको। अगेन सेम प्रोडक्ट। बचपन में भी मैं छोटा था तब भी मेरे अब्बा अम्बा कहते थे देखो ये फन नगेट्स हैं, आज भी वो फन नगेट्स ही रह गए। तो सवाल ये आता है कि वो क्या करते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट रेंज के बजाय वो अपनी ऑर्गेनिकली अपनी जो ब्रांचेस है उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हर ब्रांच चलती है? जवाब है नहीं। जरूरी नहीं है कि हर ब्रांच मार्केट के अंदर ऑपरेट करे और परफेक्टली चल जाए। आप देखिए जहां जहां मैकडॉनल्ड्स आता है वहां वहां केएफसी आता है, और जहां जहां के अभी सीवीयू के पास एक मैकडॉनल्ड्स की नई ब्रांच खुलने जा रही है, आपको केएफसी की। आपको पता है उसी के बराबर में, उसी के ऊपर जो है ना, वो वहां पे लिखा हुआ है मैकडॉनल्ड्स ओपनिंग सून। आप सोचो अभी वो खुला भी नहीं है एंड दे आर अबाउट टू स्टार्ट देयर ओन ब्रांच। जो अब आप देखिए ये इतना इंटेंस का, इनफैक्ट आप ये अल्लाह वाला, ये जो ये वाला मैकडॉनल्ड्स आप देखिए इसके ऊपर केएफसी वालों ने वो बोर्ड खरीदा। सोचो ये जो एजेंसी होती है ना बोर्ड, ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है। मौत आ रही होगी उसको इस वक्त, ये 1 साल कैसे गुजार रहे हैं, किसी तरह ये बस पोस्टर हटवा दे। बहुत मुश्किल है ना यार किसी भी कंपनी के लिए। सोचो टीएसए यहाँ पे और आगे ऊपर जाके एक पोस्टर लगा हुआ किसी और का, किसी और इंस्टीट्यूट का, तो कितना बुरा लगेगा हमें। या उधर जाके हमारा पोस्टर लगा हो तो कितना बुरा लगेगा। तो अल्टीमेटली ये इंटेंस कंपटीशन जो है वो फेस करते हैं। कहता है amend strategy if the desired result is not being achieved। देखिए अब आपके पास एक स्ट्रैटेजी आ गई, आपने, आपको एक बात समझ आ गई कि दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रैटेजाइज, ये प्रोडक्ट बननी है, ये चीज करनी है। मिसाल के तौर पर मैं प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपको एक मजे की चीज और एक एग्जांपल और देता हूँ। मुझे मुझे तो ना कॉर्पोरेट एग्जांपल देने का शौक है, तो थोड़ा सा साथ देना आपने। स्टिंग जब लॉन्च करने जा रही थी ना अपनी प्रोडक्ट पेप्सी, तो उस वक्त हम लोग पेप्सी का ऑडिट में, तो पेप्सी ने नया अनाउंसमेंट की थी कि हम स्टिंग के 4 फ्लेवर लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको पता भी नहीं होगा। आपको पता है स्टिंग वाज लॉन्च इन 4 डिफरेंट फ्लेवर्स, येलो, रेड, ब्लू और लीची फ्लेवर, जो व्हाइट बेसिकली। आज मार्केट में सिर्फ एक फ्लेवर रह गया। मजे की बात बताता हूँ, इनिशियल पहले साल में चारों फ्लेवर्स लॉस में थे
और इतना मैसिव लॉस था कि 3 फ्लेवर बंद करने पड़ गए। 2 फ्लेवर उन्होंने बंद किए थे, अभी मेरे ख्याल में 2 शायद मिल जाते हैं आपको। बट अगेन एक फ्लेवर की बेसिस पे आज स्टिंग के रेवेन्यू मॉडल 7 अप को टक्कर देते हैं। आप कभी जाके इनकी, आपके पास शायद ना हो, लेकिन इनकी एसबीयू की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स की, तो इनकी एसबीयू की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, आप जाके देखिएगा कि पेप्सी और स्टिंग के अंदर कितना टक्कर है। और 7 अप जैसी मैसिव प्रोडक्ट, ये पेप्सी का मेन रेवेन्यू जनरेटिंग स्ट्रीम हो सकता है, मेरे ख्याल में पेप्सी से भी ज्यादा 7 अप चलती होगी, उसको स्टिंग टक्कर दे रहा है सर रेवेन्यूज के। इनफैक्ट मैं टक्कर क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ लास्ट ईयर उसने ज्यादा ही कर गया एज कम्पेयर टू, और इसको आए हुए जुम्मा 4 दिन हुए। स्टिंग कोई बहुत नई पुरानी चीज नहीं है। और आपको एक और चीज बता दो, स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये आपको पता है क्यों लॉन्च की गई? इसकी लॉन्चिंग रीजन क्या था? इन कॉम्पिटिशन विद रेड बुल। आपको पता है इसकी लॉन्चिंग प्राइस क्या थी? इट वाज इनिशियली लॉन्च इन अ कैन एज कंपेयर टू रेड बुल, 500 रुपीज फॉर रेड बुल, या मेरे ख्याल में 300 रुपीज था उस वक्त रेड बुल। और इसकी प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। आहिस्ता 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 उन्होंने लोगों की मार्केट में ऐसा पेनिट्रेट किया कि आज वो 30 रुपए या 40 रुपए के अंदर आपको वही एनर्जी ड्रिंक का फ्लेवर देना। नो डाउट हम उसे वो नहीं मानते, रेड बुल के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस, लेकिन मार्केट को एक्सेप्ट करा दिया कि हम एनर्जी ड्रिंक ही, ठीक है। और आपको पता है ना, है सॉफ्ट ड्रिंक बट ये है एनर्जी ड्रिंक, और इंतहाई खतरनाक है आपके लिए, मतलब पीने वालों को इंतहाई खतर। आपको पता है मेरा, मैंने आपको शायद बताया था, मेरा भी एक सर्जरी हुई है, ठीक है, इनफैक्ट 2 सर्जरी हुई है। तो वो थी किडनी स्टोन की, तो नॉर्मल होती है लेजर, मेरी जो सर्जरी हुई है इट्स नॉट लेजर, इट वाज एन ओपन सर्जरी, मतलब किडनी को होल करके उसके अंदर स्टोन को ब्रेक करके निकाला गया। आपको मजे की बात बताता हूँ, जब वो स्टोन का वो आया ना रिपोर्ट, तो इट वाज बिकॉज ऑफ फिजी ड्रिंक्स, ये जो हम 7 अप पेप्सी और ये सब पीते हैं। मुझे बहुत आदत, सारे काम इतना होते हैं इंटेंस के अनजाने में पीना शुरू हो जाते थे। बंदा यार स्टिंग पी ली, 7 अप पी ली, चाय पी ली, ये 2-3 मेजर रीजन निकले उसके, और उसके बाद से मैंने तौबा कर ली। और आपको पता नहीं है, इट वाज अ वेरी वेरी पेनफुल ऑपरेशन, मतलब आई वाज इन आगा खान फॉर अराउंड 4 days, 4 दिन तक तो मैं वहीं पे था, और मुझे होश नहीं था कि क्या हुआ क्या है। तो यार ये चीज मैं वैसे बता रहा हूँ, नहीं किसी को अगर आदत है तो छोड़ देना, ये बहुत ही खतरनाक, खास तौर पे स्टिंग तो इंतहाई खतरनाक, डोंट गो फॉर इट। ये पीने, आप पानी पी लो, आप देखें, ये इस वजह से मैं ये लेके घूम रहा हूँ आजकल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, तो आपको क्लियर हो गई बात। अगर मेरी पहली स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी तो मैं अमेंड कर दूंगा अपनी स्ट्रैटेजी को, और मैं दूसरी स्ट्रैटेजी पे आ जाऊंगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, external environment means external factor that surround or affect the business, affects the business, for example economy, laws, customers, competitor। देखिए अब आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप एनालाइज करेंगे तो आप बिजनेस मॉडल चला सकते हैं। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे, पाकिस्तान इकोनॉमी से पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, शेल जैसी कंपनी कहती है नहीं, पाकिस्तान से मूव आउट करते हैं। लेकिन आपको मजे की बात बता दो, पाकिस्तान स्टील मिल लीज कर दी गई है, पता है आपको? 6 साल के लीजिंग एग्रीमेंट पे पाकिस्तान स्टील मिल को दे दिया गया, एक मुल्क को, चाइना को दे दिया बेसिकली, और कहा गया कि अब आप पाकिस्तान स्टील मिल को जो है वो 6 साल तक चलाए। तो यार कोई बेवकूफ होगा ना जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे, मतलब किसी का दिमाग ये कहता है पाकिस्तान से निकलो, इन्वेस्टमेंट निकालो, शेल ने निकाल ली। कोई बेवकूफ ये कहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट डालो, उसको लगता है पाकिस्तान में इस वक्त पोटेंशियल है, उसको लगता है पाकिस्तान में मोमेंटम है। हम श्रीलंकन इकोनॉमी से भी नीचे जा चुके, बट फिर भी लोग समझ रहे, लोगों को लगता है बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान में पैसा लगाना, और लगाना चाहिए, ठीक है। तो हर बायर का एक सेलर होता है और हर सेलर का एक बायर होता है। सो वी हैव इकोनॉमी, वी हैव लॉज, वी हैव कस्टमर्स, वी हैव कंपेटिटर्स। आप सारे फैक्टर्स को देखें। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ना एसबीएल पढ़ाया, तो मुझे एक अलग ही कहानी समझ आई उसमें। मैं जो है ना बच्चों के पेपर चेक करता था, तो मैं बच्चों को लास्ट अटेम्प्ट में ना ऐसी, मैंने डांटने और समझाने के लिए एक बात बोली, मैंने कहा बेटा आप लोग पेपर करके मुझे चेक करा दो, क्योंकि कल मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने बोला सर हमारे पाकिस्तान से बाहर इतने सारे बच्चे हैं जिनके पेपर चेक नहीं होते, टीचर नहीं चेक करता एसबीएल का, पूरा पूरा पेपर चेक करना इट्स अ हेसल। तो आप एक काम करें,
मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, उसमें सारे बच्चों को डालता हूँ, हर बच्चे से आप पेपर चार्ज करके चेक करो। तो ठीक है भाई, उसने पर बच्चा $20 पे करने को तैयार हो गया। तो मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा देखो तुम लोगों को एक सर्विस फ्री में, अगर मुझे इसकी आदत लग गई ना तो मैं तुम लोगों से भी $20 पर पेपर लूंगा, और फिर तुम सोचो क्या होगा। तो अगेन आप स्ट्रैटेजीज ढूंढते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करो। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक टीचर ऐसे है जो सिर्फ पेपर चेक करते हैं, अपना रिकॉर्डेड बैच अनाउंस करते, पेपर चेक करते, और उनकी क्लास में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एसबीआई, लेकिन उनकी क्लास में रिकॉर्डेड बैच में 100+ बच्चा भी होता है। ठीक है, तो ऐसे भी लोग मौजूद है, और ये एक मॉडल है पूरा, तो इसी के ऊपर चल रहा है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जब आप एनालाइज करते हो, दो फैक्टर्स होते हैं, जनरल मैक्रो एनवायरनमेंट व्हिच पर्टेन्स टू द कंट्री, इमीडिएट माइक्रो एनवायरनमेंट दैट पर्टेन्स टू इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, एसीसी इंडस्ट्री। गिने चुने पाकिस्तान में 4 से 5 इदारे हैं जो एसीसी कराने में, आप खुद सोचे ना, you are going to identify and you will be able to find out many institutes that are offering MBA. आपको बीएस कराने वाले, बीबीए कराने वाले, एमबीए कराने वाले हजारों इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, अब बहुत सारे मिल जाए, लेकिन आपको एसीसी कराने वाले कम इदारे क्यों मिलते हैं, सीए कराने वाले कम इदारे क्यों मिलते हैं? 2-3 रीजन है। एक तो इसका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो मुश्किल से मिलता है, दूसरा मसला ये है कि इसका कस्टमर भी मुश्किल होता है, इसका कस्टमर को डील करना मुश्किल होता है। अब आप सोचे ना, इकरा यूनिवर्सिटी में एक बच्चा लेक्चर ले रहा है और एक बच्चा यहाँ लेक्चर है, तो जमीन आसमान का फर्क होगा ना। There is a huge difference between all these two individuals. बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के इंटेलेक्ट लेवल में, सेटिस्फाई करने में। अब आप कोई सवाल पूछेंगे आईएफआरएस रिलेटेड, वो एक्सट्रीमली हाई कैलिबर का सवाल आता है एज कंपेयर टू दी अदर क्वालिफिकेशन। फिर क्या कहता है, कहते हैं प्रिडिक्शन, एज एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, प्रिडिक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्लान अहेड। देखें, आपके मुल्क की एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, आपकी इकोनॉमी की एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, आपकी इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। Living in Pakistan, everything is uncertain. I don't know if I'm going to wake up tomorrow, or if I'm able to wake up, I'm going to make it till the day end. I don't know. हम बल्कि in fact 90% पाकिस्तानियों को नहीं पता. But we are still earning, we still have an hope. और हम आज भी मार्केट में इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर में देख ही रहे हैं और पैसा लगाए जा रहे हैं। मतलब मैं ये समझता हूँ, इनफैक्ट आप में से जिसने बाहर, पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया, आप मेरी इस बात को सेकंड कर सकते हैं, पाकिस्तान कंपैरेटिवली आज भी चीजों के लिहाज से चीप है, आपको सस्ता मिलता है यहाँ पे। आप जाके ट्रैवल करके देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। आप दुबई में रह के दिखाते हैं, 10 दिन का इतना रेंट होगा जो यहाँ पे 6 या 8 हफ्तों का रेंट होता है, वहां पे वो 10 दिन का आपको पे करना पड़ता है। तो कंपैरेटिवली आज भी पाकिस्तान में लुक्रेटिवनेस है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, और हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आइंदा 10 सालों में भी ये चीप ही रहेगा, क्योंकि वहां पे भी इन्फ्लेशन इसी तरह हिट कर रही है। As environment is uncertain, prediction is required in order to plan ahead. The better the prediction, the more successful the strategy will be. Tools used for prediction. अच्छा, तुम लोगों को फोरकास्टिंग और बजटिंग का फर्क पता है क्या होता है? अच्छा देखिए, एक बात याद रखो, जितना लाइवली क्लास होगी ना उतना मजा आएगा। सर एक्सक्यूज मी, मे आई? जी जी प्लीज। सर फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आप प्रिडिक्शन करते हैं और फोरकास्टिंग के बेसिस पे बजट बनती है। आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ, उसके बेसिस पे बजट बनती है। बजट फीमेल है, बनती है या बनता है, ठीक है, जो भी है ठीक है। और बजट क्या होता है? आप कह रहे हैं फोरकास्टिंग की बेसिस पे बजट बनता है। हाँ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, वेदर फोरकास्ट होता है, बजट क्यों नहीं होता? सर वो प्रेडिक्शन होती है। नहीं, प्रेडिक्शन तो होती है, हम लोग वेदर को बजट क्यों नहीं करते, फोरकास्ट क्यों करते? या वेदर की बेसिस पे रेन को बजट कर लेते? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, मुझे भी पता है ऐसा नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता, मेरा सवाल है। सर उसमें डेटा का भी फर्क होता है। डेटा का फर्क होता है? डेटा तो अब बजट आपको वेदर पे मिल जाता है, पिछले 5 दिन से बारिश हो रही है, इट इज एक्सपेक्टेड कि आज भी बारिश होगी। अच्छा चलिए, लेकिन सर प्रोबेबिलिटी का फर्क होता है ना, प्रोबेबिलिटी का फर्क होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आप सबसे ना आज एक इंतहाई बचकाना सवाल पूछ रहा हूँ,
जो मैं अपने ऑफिस में आने वाले हर ट्रेनी से पूछता हूँ, यानी मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ, मैं आज आपसे भी पूछूँ, व्हाट इज द डिफरेंस, मैं सबसे पूछूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल? जी, पर्सपेक्टिव का फर्क होता है, पर्सपेक्टिव, इंटरनल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले भी जरा अपने ना आंसर्स लिखना शुरू कर चैट पे। वेरी गुड, ठीक है, समझ गए। सही है, वेरी गुड, ठीक हो गया भाई, गुड जी बहन। कम होती है, नहीं आप फिर भी बताएं, ताकि आप आखिर में ये ना बोले कि मैंने तो कहा था कि इन सब ने बोला है वही है। हाँ, ठीक है, ठीक है, गुड। ऑनलाइन में कोई भी बच्चा अगर इसका जवाब देना चाहता है, माइक ऑन करे और जवाब दे। इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल में फर्क? सर इंटरनल कंट्रोल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स होते हैं विद वेरी इन गुड, ऑर्गेनाइजेशन जो अवेलेबल होते हैं। एक्सटर्नल कंट्रोल तो कोई कंट्रोल नजर तो नहीं आता आपका, अच्छा, उस पर कोई कंट्रोल हो किसी चीज पे, वो तो सही, हो ठीक ही है। नहीं और सकता। कोई, और कोई ऑनलाइन वाले बच्चा जवाब दे मुझे, इतने सारे बच्चे बैठे हुए, बताइए मुझे, कोई भी, एनीवन। अच्छा एक बात बताओ, अब देखो, ये होती है डिफरेंस ऑफ नॉलेज। एक्सटर्नल कंट्रोल कब पढ़ा है? एक्सटर्नल कंट्रोल जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है? एक्सटर्नल कंट्रोल दुनिया में नहीं होता, देयर इज नो सच थिंग एज एक्सटर्नल कंट्रोल। 80 to 90% बच्चा मुझे एक्सटर्नल कंट्रोल का जवाब दे, मेरे इंटरव्यू हो या मैं यहाँ पे बैठा, सर एक्सटर्नल कंट्रोल, गार्ड बंदूक लेके अंदर खड़ा हुआ, इंटरनल कंट्रोल, बाहर खड़ा, एक्सटर्नल कंट्रोल। सर गार्ड ने एक चोर को बाहर पकड़ लिया, एक्सटर्नल कंट्रोल, कंपनी के अंदर पकड़ लिया, इंटरनल कंट्रोल। बेटा ऐसी कोई चीज नहीं है। इसी तरह वेदर पे अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर फोरकास्टिंग होती है, बजटिंग क्यों नहीं होती, बेटा ये अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी, ये वेदर्स का फोरकास्ट एक डिक्शनरी टर्म है, अकाउंटिंग का फोरकास्ट और बजटिंग एक अकाउंटिंग टर्म है। जैसे अकाउंटिंग वाला टैक्स की ट्रीटमेंट कुछ और करता है, टैक्स वाला टैक्स की ट्रीटमेंट कुछ और करता है। जैसे अकाउंटिंग वाला कहता है हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर मानते हैं, टैक्स वाला कहता है मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ही नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का करो, मैं तुम्हें उसके ऊपर पूरी पूरी एग्जम्पशन देने को तैयार हूँ, ये डेप्रिसिएशन जैसी कोई चीज मेरी जिंदगी में नहीं है। इसी तरह फोरकास्टिंग जो है वो एक डिक्शनरी वर्ड है जो वेदर के लिए इस्तेमाल होता है, इट हैज नथिंग टू डू, मैंने ऐसे ही सवाल पूछा, आपने जवाब भी दिया मुझे। फोरकास्टिंग और बजटिंग में फर्क क्या? बेटा फर्क है प्रिडिक्शन का। फोरकास्ट होता है आपके डेटा की प्रिडिक्टेबिलिटी के ऊपर, फोरकास्ट होता है आपके डेटा की प्रिडिक्टेबिलिटी के ऊपर। जैसे पिछले 5 पेपर में आप में से किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे अराउंड 50 to 60, तो ये अजम्पशन है मेरी कि इस दफा भी 50 to 60 आएगी। बजट किया जाता है ऑन द बेसिस, अच्छा फोरकास्ट किया जाता है फ्यूचर के बारे में, डेटा की बेसिस पे फ्यूचर के बारे में। बजट किया जाता है डेटा की बेसिस पे प्रेजेंट के बारे में, कि आज इस डेटा की बेसिस पे ये एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी बजट से चेंज हो सकती है, रियलिटी फोरकास्ट से भी चेंज हो सकती है, लेकिन फोरकास्ट आज के बारे में बात नहीं करेगा, फोरकास्ट बात करेगा आज से 5 साल, 1 साल, 2 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल में क्या हो सकता है। बजट बात करेगा आज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स कि आज क्या हो सकता है। तो सर जी फोरकास्ट और बजटिंग दोनों ही प्रिडिक्शन,
कहते हैं forecasting is based on historic trend. For example, average sales growth in the last 5 years. However, it is not necessary that historic trend will also continue in future. भाई फोरकास्ट कहता है अगले 5 साल में हमारी ग्रोथ 10% होगी, ये जरूरी नहीं है। कोविड ने आंखें खोल दी 90% कंपनीज की कि भाईजान जो आप सोच रहे हो वो नहीं बिक रहा। खुद सोचे ना भाई, आपने सिलिकॉन वैली का केस सुना हुआ है? क्या हुआ था सिलिकॉन वैली? नहीं, वो तो एक बैंक है ना, सिलिकॉन वैली बैंक। मैं बात कर रहा हूँ सिलिकॉन वैली इटसेल्फ। भाई एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक कंपेटिटिव एज, पता है क्या होता है कंपेटिटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज का फर्क पता है? भाई एक चीज है जो के इलेक्ट्रिक बेच रही है, के इलेक्ट्रिक के अलावा बिजली और कोई नहीं बेच सकता, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये एब्सोल्यूट एडवांटेज है, मोनोपोली है। एक होता है कंपेटिटिव एडवांटेज। मैं ये आईफोन भी मोबाइल फोन बेच रहा है, सैमसंग भी बेच रहा है, विवो भी बेच रहा है, वन प्लस भी बेच रहा है, पता नहीं कितने लोग हैं जो मोबाइल फोन बेचे। आईफोन के मोबाइल में और सैमसंग के मोबाइल में जो डिफरेंस होगा वो कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। बात समझ आती है? अब सुनना, अमेरिका में एक ट्रीटी साइन की गई which the place is known as सिलिकॉन वैली। उस सिलिकॉन वैली में दुनिया के कुछ ममालिक ने कहा कि हम ये डिसाइड करते हैं कि देखें अगर हम कंपेटिटिव एडवांटेज में आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे ना, तो इनका मुल्क भी मोबाइल फोन बना रहा है, बिलाल भी मोबाइल फोन बना रहा है, इनका मुल्क भी मोबाइल फोन बना रहा है, तो हम एक दूसरे से जंग में कस्टमर को जिता देते। एक काम करते हैं, हमारे इर्द गिर्द के जितने ममालिक हम एक ट्रीटी साइन करते हैं कि इनका मुल्क एग्रीकल्चर में बेहतरीन है, पाकिस्तान से ताल्लुक है, ये एग्रीकल्चर कर, बिलाल का मुल्क मशीन में बड़ा अच्छा है, चाइना है, ये प्रोडक्शन करे, और इनका मुल्क अमेरिका है, उसका दिमाग बहुत तेज है, तो वो डिजाइनिंग पे करे। इसीलिए आपको पता है जब आप अपना आईफोन ओपन करते हैं तो उसमें लिखा होता है डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया एंड मेड इन चाइना। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन कैलिफोर्निया में हो रही है और बन चाइना में रही है। मेरे पास, मैं अभी जो शर्ट पहने हुए, दिस इज फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर, इट्स अ यूएसए ब्रांड, बट दिस इज मेड इन बांग्लादेश। आप इसको देखोगे ना तो पीछे लिखा हुआ है डिजाइन इन यूएसए, पता नहीं क्या डिजाइनिंग है इसमें, सच कोई नहीं है, लेकिन डिजाइन इन यूएसए एंड मेड इन बांग्लादेश। अब समझना हुआ क्या, सिलिकॉन वैली की ट्रीटी ने डिसाइड किया कि तुम ये करो, मैं ये करूं, मैं ये करूं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। तुम मेरे काम में दखल नहीं दोगे, मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा। यानी तुम एग्रीकल्चर कह रहे हो, मैं डिजाइनिंग कर रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें बेचूंगा, तुम मुझे बेचोगे। मैं मोबाइल फोन तुम्हें बना के बेचूंगा, तुम एग्रीकल्चर मुझे बेचना। इससे क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज आएगा। ये अपनी परफेक्ट चीज बनाएंगे, मैं अपनी परफेक्ट चीज बनाऊंगा, ये अपनी परफेक्ट चीज बनाना। कंपैरेटिवली दुनिया भी हमसे खरीदना शुरू हो जाएगी। फिर वही बात है ना, अल्लाह ताला कहते हैं एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। दुनिया में आ गया कोविड, दुनिया में आ गया कोविड, हुआ क्या, सबने अपनी बाउंड्रीज बंद कर, जाहिर है आपको पता है। अब ये एग्रीकल्चर बना के बैठा हुआ है, बात करने के लिए मोबाइल फोन नहीं है इसके पास। क्यों? इसने जो है वो एग्रीकल्चर को हाँ कर लिया था, ट्रीटी पे साइन। ये मोबाइल फोन बना के बैठा है, खाने के लिए एग्रीकल्चर नहीं है, क्या मोबाइल फोन खाएगा? ये डिजाइन करके बैठी हुई है, इनके पास डिजाइन है, मोबाइल फोन नहीं। अब हुआ क्या, इस ट्रीटी को हम लोगों ने फिर अगेंस्ट किया और हमने कहा बस अब ये ट्रीटी नहीं, आप भी अपनी जरूरत की बाकी सारी चीजें बनाएं, मैं भी सब कुछ बनाऊंगा, ये भी सब कुछ बनाएंगे, और इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये जो बैंक डूबा था ना, ये भी इस ट्रीटी की वजह से। अगर ये चल जाती तो ये बैंक दुनिया का लीडिंग बैंक हो जाता। तो देखिए अगेन बात फिर वहीं आके रुक गई है। स्ट्रैटेजिक कंपेटिटिवनेस लाना आपके बहुत सारी हिस्टोरिक ट्रीटमेंट्स, हिस्टोरिक रिजल्ट्स, हिस्टोरिक डेटा और बहुत सारे मॉडल्स की कॉम्पोजिशन होता है, और जरूरी फिर भी नहीं है कि सब कुछ सही हो जाए। मैं दुनिया की सारी पढ़ाई लगा दूं, क्या इस बात की जमानत है कि मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा वो चल जाएगी? जवाब है नहीं। आईफोन ने जब जब अपना मिनी फोन लॉन्च किया फेल हुआ। आईफोन ना हर साल एक नई चीज लेके आता है, एक मिनी फोन ले आया, एक अजीब सा छोटा सस्ता फोन ले आया, फेल हो जाता। आईफोन की गुडविल बनी हुई है किसी और प्रोडक्ट पे। आईफोन स्ट्रेटेजाइज करने की कोशिश करते हैं। एप्पल कहते हैं मैं एक काम करता हूँ, छोटा फोन लॉन्च करता हूँ, कुछ ऐसा लॉन्च करता हूँ कि लोग मुझे बोले कि यार ये तो खरीदना, ये भी इसके साथ खरीदना, बट नहीं।
एप्पल कंपनी ने रिसेंटली कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, किसी को पता भी नहीं होगा, कोई पूछता भी नहीं है, इनफैक्ट कोई खरीदेगा भी नहीं, इतनी मैसिव कंपनी, और उसकी दूसरी प्रोडक्ट नहीं चलती। इनफैक्ट मैं आपको एक बात, आप मुझे कोई ऐसी कंपनी का नाम बता सकते हैं जिसके बाप जो है, यानी फादर कंपनी, वो इंतहाई बकवास है और बेटा कंपनी इंतहाई परफेक्ट चल रहा है? ठीक है, और कोई लोकल बताओ, अमीरों वाली कंपनी, गरीबों वाली लैम्बोर्गिनी, अच्छा नहीं गरीबों वाली कंपनी, हमारी लोकल, जो हम जैसे लोग अफोर्ड कर सकते। पता है आप में से किसी, अच्छा बताइए यूफोन के ओनर कौन है? पीडीसीएल, इंतहाई पैथेटिक कंपनी, इंतहाई अच्छी कंपनी। आपको पता है यूफोन इज बीइंग ओन्ड बाय पीडीसीएल। आप में से किसी के पास भी नहीं होगा, या अगर किसी के पास है तो शर्म के हमारे बताना ही नहीं होगी। किसी के घर में लगा हुआ पीडीसीएल, अब कौन बताएगा? लेकिन अगर लगा हुआ भी है तो पता कोई मजबूरी होगी, बस चल रहा है तो चलता रहा है। शायद दादी या नानी ने बोला होगा कि छोड़ो, बेटी से बात हो जाती है इस बार। मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, इंतहाई, आपके घर में इंतहाई मैसिव लेवल का रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी है आपका यूफोन, पाकिस्तान के लीडिंग सेलुलर फोन्स में से आता है। यानी उसकी ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर आप देख लो यार, पाकिस्तान के बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज उसको फॉलो कर रही है यूफोन को। और पीटीसीएल को आप आके देख लो, जिसको जो उसकी फादर कंपनी है, उसको फॉलो तो छोड़ो, उसको लोग देखना नहीं चाहते, उसकी प्रोडक्ट खरीदना तो छोड़ो, उसकी प्रोडक्ट के पास से नहीं गुजरना चाहते कि कहीं मुसीबत में कहीं हमें फ्री में ना पकड़ा दे। पीटीसीएल इज राइट नाउ टोटली फ्री, मतलब वो कहते हैं हम 200 रुपए लेंगे आपसे और आप पूरे महीना कॉल करो, फिर भी लोग नहीं पे यूज कर रहे। उसका बहुत बड़ा रीजन है स्ट्रैटेजी का। देखिए एक बड़ी जबरदस्त कंपनी एक बड़ी बुरी कंपनी से कनेक्टेड है आपस में। बहरहाल लेट्स सी क्या कहते हैं। Forecasting is based on historic trend, for example, average sales growth in last 5 years. However, it is not necessary that the historic trend will continue in future as well. Scenario building, various scenarios are prepared based on key assumption, that is what if scenario are built. For example, अब आपको बचपन में मेरे ख्याल में टीचर ने वो वाला कॉन्सेप्ट समझाया होगा करेंसी हेजिंग का, बताया किसी ने? याद है कुछ? F9 में पढ़ा था ना। चलें आए जरा इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैंने सोचा यार कब तक ये गुलामी की जिंदगी गुजारूंगा, एम्प्लॉयमेंट वाली जिंदगी, क्यों ना मैं अपना काम शुरू करता हूँ। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं जो हूँ वो टेबल यूएसए से मंगवाता हूँ और पाकिस्तान में बेचता हूँ। अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना। मैंने क्या किया, मैंने यूएसए से कोटेशन ली, तो मुझे यूएसए के एक वेंडर ने ये कहा कि हम आपको एक टेबल $100 का देंगे। मैंने उसे कहा ठीक है जनाब, आप मुझे एक टेबल $100 का देंगे, आप एक काम करें, मुझे 10 टेबल मेरे लिए बुक कर दें, लेकिन पेमेंट टर्म कुछ ऐसा होगा कि मैं आपको अगले 6 मंथ में पेमेंट करूं। उसने कहा ठीक है। याद रखना आज है 1 जनवरी 2023 और याद रखना आज है डॉलर, ये तो जन्नत वाला पाकिस्तान है, 100 रुपए फी डॉलर, ठीक है। 6 मंथ का टेन्योर हमने डिसाइड कर लिया। हुआ क्या, मेरे पास टेबल आ गए, मैं मार्केट में टेबल बेचने लगा। आज पहला ही दिन है, सारा काम पहले दिन हो रहा है, मेरे पास टेबल भी आ गए। अब मैं क्या किया, मैंने कहा यार मेरी जेब में तो पैसा नहीं है, मैं चला गया एक लोकल बैंक के पास। उस लोकल बैंक का नाम है यूबीएल। मैंने कहा भाईजान $100 मुझे पे करना है, सॉरी $1000 मुझे पे करना, 1000 इंटू 100 कितना होता है? 1 लाख रुपए। मैंने कहा भाई मुझे जो है वो एक लोन चाहिए,
1 लाख का। उसने कहा ठीक है जनाब, आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक हो गई बात? ये बात हमारी आज डिसाइड हो गई और इस बात पे मैंने लोन उठा लिया। अब मैंने ये सब कुछ पहले दिन हो रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अब मैं ये पैसे लेके एक इंटरनेशनल बैंक गया, एक फॉरेन बैंक के पास गया, बल्कि फॉरेन बैंक नहीं, करेंसी एक्सचेंजर के पास गया, और करेंसी एक्सचेंजर से कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे इसके बदले में क्या दे दो? कितने बेटा? 1000 होगा ना? $1000। $1000 लेके मैं चला गया एक फॉरेन बैंक के पास और मैंने कहा कि मैं आपको $1000 इन्वेस्ट करके दे रहा हूं, आप मेरे $1000 रखें और मुझे बताएं इस $1000 पे कितना पैसा मुझे मिलेगा। उसने मुझे बोला 7% पर एनम। ये काम पहले दिन करके मैं टेबल बेचने निकल पड़ा और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, यहाँ पे मामला खत्म हो। छठा महीना आ गया, यानी कि 1 जून के बाद 6 मंथ कब कंप्लीट होते भाई? 1 जनवरी के बाद 6 मंथ कब कंप्लीट होते हैं? 30 जून को। मैं बेटा 30 जून को चला गया, मेरे पास वो यूएसए वाला आया, उसने बोला पैसे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, पैसे देने को तैयार हूं मैं। उसने बोला, मैं गया वापस से, अब ये रिवर्स साइकिल चलना शुरू हो गया, जरा समझते जाना बात। मैं गया इस फॉरेन बैंक के पास। अब सुनना, आज है 30 जून, आज है डॉलर का रेट 110 रुपए, सॉरी, $1 इज इक्वल टू 100। सिर्फ दिमाग खोलना अपना। मुझे एक बात बताओ, मैं फॉरेन बैंक के पास गया, वो मुझे क्या देगा? $1000 प्लस 7%। कितने डॉलर देगा वो? अच्छा, 1070 को जरा 110 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 1070 मल्टीप्लाई बाय 110, तो ये बनते हैं 1,17,700। सही है जी। ये डॉलर लेके मैं चला गया वापस से किसके पास? सॉरी, किसके पास गया मैं? मनी एक्सचेंज में। मैंने कहा भाई मेरे पास $1070 है, मुझे रुपीस दे दो। उसने कहा मुबारक हो भाई, तुम्हारे पास 1 लाख। मैं 117,700 रुपीस हासिल कर लिया। अब इसमें से मैंने 1 लाख रुपए किसको देने हैं? यूबीएल वाले को। प्लस कितना और देने? 10% कितना बनता है? 1,10,000 दे रहा हूं, बचा कितना? क्या किया मैंने? मैं प्रॉफिट में नहीं आ गया? मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, मेरे अपना 1 रुपया भी नहीं लगा, सिर्फ एक दिमाग लगा। क्या मैंने अपना 1 रुपया भी इन्वेस्ट किया आज? आप सोच लें, आपके सामने है। मैं टेबल खरीदने गया था, मैं दूसरा धंधा खोल के आ गया। बैंक से लोन पकड़ो, फॉरेन करेंसी में चेंज कराओ, फॉरेन करेंसी अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट कराओ, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कमाओ, इंटरेस्ट क्योंकि डॉलर में होगा तो मुझे 7% भी 10% से ज्यादा मिल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट डॉलर में। सर ये कहते हैं फूल्स पैराडाइज, दिस इज नोन एज फेरीज वर्ल्ड। ये सब कितनी अच्छी लग रही है। अगर ये सब होता तो शेख बिलाल तुम्हें पढ़ाने आ रहा होता। अगर ये सारी बातें मुझे पता है तो मैं रोज बैठ के ये काम नहीं करता। नहीं, हराम हलाल तो चले है, मान लिया, वो बात मैं आपकी डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर हराम नहीं भी होता, मैं थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ कि अगर इस कॉन्सेप्ट को हटा, तो आपको लगता है मैं यहाँ पे पढ़ाने आता आपको? मैं बैठ के यही नहीं कर रहा होता, करेंसी लेता और वो भी अपनी जेब में नहीं, बल्कि तकिए पे आराम से सो रहा होता अपनी फैमिली के साथ। मैं बोलता यार देखो मैं बैठे बैठे कमा रहा हूँ, मैं 6 महीने बाद उठता, पैसे उठाता, बल्कि साल साल बाद उठता, पैसे उठाता, लोन से रिटर्न करता हूँ, मैं कहता मुबारक हो, 7,700 का प्रॉफिट, ये 7,700 करोड़ बना लेता मैं। लेकिन जनाब ये सारी बातें इतनी अच्छी क्यों लग रही हैं? क्योंकि पहली अजम्पशन ये है कि आपको ऐसा कोई बैंक मिलेगा लोकल वर्ल्ड में, यानी पाकिस्तान में, जो आपको फॉरेन करेंसी में डील करने का मौका देगा। ऐसा कोई बैंक ना वो आपको फॉरेन करेंसी पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है, ना आपको फॉरेन, हाँ पाकिस्तान में बैठे हुए किसी यूएस बैंक अकाउंट में खोल लो तो एक अलग बात है, विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल।
तो ये 7,700 है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, क्या इसने प्रॉफिट कमाया है? मैंने सारी सिचुएशन जानबूझ के यहाँ रोक दिया था। इसके बाद भी तो एक मामला है भाई, वो टेबल वाले को पैसे नहीं देगा। टेबल वाले को कितने देने? $1,000। $1,000 कितने के आते हैं? लाख के थोड़ी आते हैं। आज तो $1,000 कितने के आएंगे? 1,10,000। हमें फायदा कितने का हुआ है? 7,700। तो हम आज भी कितने के नुकसान पे? 3,300 रुपए के नुकसान। नहीं समझ आई बात भाई? देखे ना, ये $1,000, $100 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए, यानी $1,000 तो मुझे उसे देने हैं। अब ये $1,000 देने के लिए मुझे इसे मल्टीप्लाइड बाय 110 तो करना है। मैं 110 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 1,10,000। मेरे पास एडिशनल कैश पड़ा हुआ कितना? 7,700। ये 7,700 अगर मैं 1,10,000 से माइनस करता हूं तो मैं पे कर रहा हूँ 1,03,200, सॉरी 3,300 रुपीज। ये 3,300 रुपए मैं आज भी नुकसान में हूँ। लेकिन कहते हैं बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेहतर होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन इन योर अदर स्टडीज एज अ मनी हेजिंग कॉन्सेप्ट, रिस्क हेजिंग कॉन्सेप्ट। एक ऐसी स्ट्रैटेजी करो जिससे आपका रिस्क हेज हो जाए। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ। मैं आज लोकल वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, मैं स्ट्रैटेजाइज करने जा रहा हूँ, मैं मुल्क में पैसा लगा रहा हूँ, मैं कंपनी खोलने जा रहा हूँ। मैं इस आदमी के पास गया, मैंने कहा भाईजान आप मुझसे मैं आपसे कुछ माल खरीदने आ रहा हूँ। मैं इस आदमी से रॉ मटेरियल खरीदने गया, मैंने कहा भाई 10 लाख रुपए का रॉ मटेरियल दे दो। इसने 10 लाख का दिया। तो कहा पैसे कब दोगे? मैंने कहा पैसे मैं दूंगा 6-8 महीने बाद। बिजनेस क्या करता है पता है? अगर उसकी जेब में आज पैसा होगा इसको नहीं दे, 8 महीने बाद ही दे। लेकिन अगर उसकी जेब में पैसा होगा और वो इसको नहीं दे रहा और वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा, उससे बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं होता। क्योंकि 6-8 महीने बाद इन्फ्लेशन की मार ऐसी पड़ेगी कि आज के 10,000 इन्फ्लेशन के बाद उस 6-8 महीने के बाद 10,000 की वैल्यूएशन पे नहीं होंगे। तो बिजनेस उतने पैसे को हेज करके कमाने की कोशिश करेगा और उसमें कभी नफा होता है कभी नुकसान होता है। तो ये एक फूल्स पैराडाइज है। मैं आपको फिर ये बता दूं, ये सारे टीचर्स को पता है। और अगर सारे टीचर्स बैठ के ये कर रहे होते तो कोई नहीं पढ़ा रहा। जब हमें ये कॉन्सेप्ट पता है और हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो आपकी जेब में लाख रुपए होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज जाओ लाख रुपए लगाओ अपना, ले लो करेंसी, और फिर देखो कि बढ़ती है या कम होती है। मैं बता रहा हूँ एसबीएल छोड़ के भी जाओगे ना तो 2 साल बाद फिर से एसबीएल पढ़ जाओगे, सर वो तो बिजनेस डूब गया मेरा। तो देखिए दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजी इज। लेकिन इसमें समझने वाली बात ये कि इफ एवरीथिंग गोज विद आवर प्लान, इन अकॉर्डिंग्स टू आवर प्लान, तो हम क्या कर पाएंगे? हम अपनी करेंसी के रिस्क को हेज कर पाएंगे। देखो याद रखना ये बात, तुम्हें पता है रिस्क की मैनेजमेंट यही कहती है जितनी भी स्ट्रैटेजीज के अंदर पैसा लगाओगे रिस्क को कम करने की कोशिश होती है, हमारी रिस्क को एलिमिनेट करने की कोशिश होती है। बिकॉज यू नो इट वेरी वेल, रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज। क्लियर होती है बात? यहाँ तक आगे बढ़ो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे हमने बात करी थी। फोरकास्टिंग के बाद आते हैं सिनेरियो बिल्डिंग। ये सिनेरियो बिल्डिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। व्हाट इफ डॉलर ऊपर चला जाए तो क्या होगा? व्हाट इफ डॉलर नीचे चला जाए तो क्या होगा? अच्छा, अब देखो सिनेरियो बिल्डिंग क्या होता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस पता है किसी को क्या होता है? सेंसिटिविटी बताइए। हम्म हम्म सही कह रहे हो। देखिए मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, मैं आज व्हाट इफ सिनेरियो करता हूँ। मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ पाकिस्तान में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो मुझे करनी पड़ रही है दैट इज 1 CR, 1 करोड़। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट के 2 फेजेस हो सकते हैं। या तो मैं टेस्ट रन करके ऐसे लॉन्च करूं, या मैं, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आई होप सो समझ आ जाएगी, विदाउट टेस्ट रन करके इसे लॉन्च करूं। अच्छा, अगर मैं टेस्ट रन करके इसे लॉन्च करता हूं तो मेरे पास अगेन 2 बातें आ सकती हैं। या तो मुझे आएगी सक्सेस, या मेरे पास क्या आएगा?
फेलियर। विदाउट टेस्ट वाले पे थोड़ी देर में आओ। अच्छा, देर आर 80% चांस कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ठीक है, एंड देर आर 60% चांस, सॉरी 20% चांस कि मैं फेलियर हो जाऊंगा। ओके, अगर मैं सक्सेसफुल होता हूं तो मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम प्रिडिक्शन ये कर रहा है क्या बेटा, 80% चांस है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, और अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो 30% चांस है कि मैं 5 CR कमाऊंगा। 1 करोड़ लगाऊंगा, 5 करोड़ कमाऊंगा। अच्छा, फिर 50% चांस है कि मैं 4 CR कमाऊंगा। सक्सेसफुल होने का मतलब यही है ना कि इन्वेस्टमेंट से ऊपर आएगा पैसा। अच्छा, 20% चांस है कि मैं 3 CR कमाऊंगा। सही है। अब सुनना बात, ये है व्हाट इफ सिनेरियो। अगर ये हो जाए तो क्या होगा, अगर ये हो जाए तो क्या होगा, अगर ये हो जाए तो क्या होगा। ये सारी प्रिडिक्शन हो रही है बेस्ड ऑन सम हिस्टोरिक रिजल्ट्स। पहले भी मैंने कभी की होगी लॉन्च, पहले भी ऐसा सिनेरियो आया होगा। 30% चांस है कि 5 करोड़ कमाऊंगा। 30% का मतलब है कि 1.5 CR मेरा शॉर्ट रेवेन्यू है, कि इतना तो चांस है, इतना तो आने ही आने। अच्छा जी, 50% चांस है कि 4 करोड़ कमाऊंगा, इसका मतलब है 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 करोड़। एंड 20% चांस है कि 3 करोड़ कमाऊंगा, इसका मतलब है 0 पॉइंट, टोटल कितना बन रहा है 4 पॉइंट। ये प्रोबेबिलिटी कि मैं 4.1 कमाऊंगा, ये 80% है। तो इसका मतलब है, इसका निकालो जरा 80%, निकाले जरा जो भी आ रहा है बेटा, कैलकुलेटर। 3.28। अच्छा, शॉर्ट बात ये है कि 100% चांस है कि मैं जो हूं वो अराउंड 0.5 CR का लॉस करूं। तो 100% चांस 0.5 CR, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20% कितना बनता है 0.1। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर अगर मैं टेस्ट रन करके लॉन्च करता हूं तो मेरी सेट वैल्यू कितनी आ रही है, 3.28 माइनस 0.1, 3 दोबारा बताओ, सही बताओ, सही है। इसका मतलब पता है क्या है, अगर मैं टेस्ट रन करके लॉन्च करता हूं और 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता हूं तो बेस लाइन फिगर 3.18 आती है, सारी अजम्पशंस को कंसिडरेशन में ले लूंगा। यानी मैं ये कह रहा हूं, व्हाट इफ मैं टेस्ट रन करूं तो 80% चांस है कि मैं 5 करोड़ कमाऊंगा। 30% चांस है इस बात का। उस 80 में से 30% चांस है कि मैं 5 करोड़ कमाऊंगा। उस 80 में से 50% चांस है कि मैं 4 करोड़ कमाऊंगा। उस 80 में से 20% चांस है। इसका मतलब है ये वो सारी कमाई है जो मेरे 80% से रिलेट करती है, और क्योंकि ये 80% चांसेस हैं तो मेरी सक्सेस डिफाइन कर रही है 3.28। लेकिन क्योंकि इसके अंदर 20% प्रोबेबिलिटी लॉस की भी है आफ्टर टेस्ट रन, तो 20% के मुताबिक ये हमें 0.1 का लॉस दे सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं जो है वो टेस्ट रन करके लॉन्च दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी करें, सारे वॉट, सारे इफ, सारे वॉट, सारे बट, सारी चीजें आपने अजम्पशन पे लगा दी तो भी आप 3.18 मिलियन, ये 3.18 CR का प्रॉफिट कमाएंगे अगर आप इसे टेस्ट रन करके लॉन्च करते हैं। और अगर आप विदाउट टेस्ट रन करके लॉन्च करते हैं तो इसमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि हमें 2 करोड़ का नुकसान होगा। ये होता है व्हाट इफ सिनेरियो। आप सारी प्रोबेबिलिटी ले, अच्छा अब आप सोच रहे होगे सर ये 30% कैसे आया,
ये पेपर में आपको दिया हुआ होगा। अगर आपसे वो इस किस्म की किसी चीज के ऊपर सवाल पूछता है तो उसने आपको ये चीज पेपर के अंदर दे दी होगी और आपको ये नहीं निकालना। अब ये कौन करता है? ये एक्चुअरीज का काम, एक्चुरियल साइंसेस वालों का काम है। आपके कोई दोस्त आईबीएम, आईओबीएम, आईबीए, लम्स वगैरह से ग्रेजुएट होकर निकलो तो वो ये निकालते हैं कि 30% प्रोबेबिलिटी कैसे है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि 30% प्रोबेबिलिटी निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये डाटा एनालिटिक्स पे निकाली जाती है। आज से पहले 5 इंडस्ट्रीज ने प्रोडक्ट लॉन्च किए, टेस्ट करके लॉन्च की, 30% चांस था कि इन्होंने इतना कमाया। तो आज कोई अनहोनी नहीं होगी, आज आप भी इतने कमाओगे। 20% चांस था उन्होंने इतना कमाया, आज आप भी इतना कमाओ। 10% चांस है उन्होंने इतना कमाया, आज आप भी इतना। तो ये कुछ डेटा की बेसिस पे व्हाट इफ सिनेरियो, व्हाट इफ डॉलर का रेट ये हो जाए तो क्या होगा, व्हाट इफ डॉलर का रेट वो हो जाए तो क्या होगा। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। जब मैं अपना रेस्टोरेंट चला रहा था तो मैं बेसिकली जो स्पाइसेस होती है ना वो पाकिस्तान के बाहर से मंगाता था। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर से मंगाता था तो पेमेंट जो है वो हम करते थे 9 महीने, 8 से 9 महीने का टाइम लेते थे। अच्छा, बाहर वाले अच्छे लोग होते हैं, गोरा अच्छा होता है, वो मान जाता है। ये पाकिस्तानी लोकल है जो फोन करके आपका हाल अहवाल पूछता है कि कहीं मर तो नहीं गया मेरी पेमेंट लेके। गोरा ऐसे सवाल नहीं करता, गोरा खुश होता है, यार 9 महीने ओके डन। अच्छा, होता क्या था, हम डिश की कॉस्टिंग करें, कॉस्ट निकालें, उस पर मार्जिन ऐड करें, खिला दे। मिसाल के तौर पे ये बहन आई है, इन्होंने चाइनीज खाया, बोले सर कितने का? मैंने कहा भाई ये 1500 की डिश, ये 1500 की खा के चली। मेरा मार्जिन था उसमें 300 रुपए, ठीक है। जब पेमेंट करने जाता था ना, मेरा मार्जिन आ जाता था 150 रुपए। तो मैं सवाल पूछता था, यार ये ऐसा हो क्या रहा है? मसला होता था करेंसी का। जब मैं खरीद के इनको खिला रहा हूँ तो उस वक्त करेंसी है 200 रुपए की, जब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ तो करेंसी है 250 रुपए की। तो अब मैं फोन करके इनको ये नहीं कह सकता कि बहन आपने वो 1500 की डिश खाई थी, कैसी लगी? भैया अच्छी थी सर। बहन 20 रुपए और डिपॉजिट करा देंगी आके। वो गलती से ना उस वक्त पेमेंट नहीं की थी स्पाइस की, अब आप खा चुकी, अब तो हजम भी हो गया होगा, 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर। बहन वो 20 रुपए लाके देते जरा आप, क्योंकि मसला ये है कि वो करेंसी डीवैल्यू हो गई है, पाकिस्तान में रहता है। तो सोचे फिर रेस्टोरेंट पे चले गए, तो हम अपने मार्जिन से एडजस्ट कर दे। फिर अगले दिन जब ये बात हमें समझ आ गई ना, तो बहन को 1500 का नहीं बेचता था, फिर मैं वोटिव सिनेरियो करता था। पता है क्या करता था? मैं कहता था 30% चांस है कि करेंसी डीवैल्यू होके 10 रुपए बढ़ेगी, 50% चांस है कि करेंसी डीवैल्यू होके 4 रुपए बढ़ेगी, मतलब 40 रुपए बढ़ेगी। 20% चांस है कि डीवैल्यू होके 60 रुपए बढ़ेगी। और फिर मैं निकालता था तो आता था 1820 रुपए। तो मैं 1800, अब करेंसी जितनी डिवैल्यू होती थी उतना। अच्छा, उसमें भी एक मसला होता था, हम निकालते थे हिस्टोरिक ट्रेंड, पिछले 6 महीने में इतनी बड़ी, उससे पिछले 6 महीने में इतनी बड़ी, उससे पिछले 6 महीने में इतनी बड़ी। अब जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत होती थी तो करेंसी की डिवेल्युएशन का मुसीबत ही अलग होती थी। पीटीआई की हुकूमत में करेंसी की डिवेल्युएशन की अलग ही कहानी होती थी। नई हुकूमत कोई आ जाए, जमात इस्लामी आ जाए, तो उसमें कुछ और कहानी होती है। अब आप प्रिडिक्ट करके दिखा दो। तो अल्लाह तवक्कल होता था भाई मामला, सारी कैलकुलेशन कर ली, व्हाट इफ निकाल लिया। अब मैं पता क्या कहता था, अबे फाड़ो सारे पेपर यार, लगाओ 20% मार्जिन और 40% मार्जिन और लगाओ, नहीं बिकता नहीं बेचेंगे। लेकिन भाईजान, अच्छा अब आप सोचोगे सर इतना क्यों करते थे? स्पाइस के पैसे उसी वक्त दे देते बेटा। नहीं आता वो टेस्ट, नहीं आता। हुआ था हमारे साथ एक, हमने एक मरतबा ये दिसंबर में जब ये इनका क्रिसमस आता तो हमने नहीं मंगवाया, तो हम बोल्टन मार्केट से लेके आते। तो मुझे वहां का शेफ आके मुझे कहता है सर आपने कुछ, अच्छा हम उनको पैकेट्स देते थे नॉर्मल, ताकि उन्हें पता ना चले क्या बेचना, क्या डालने, वरना वो कल व्हील चाइनीज ऑन द कार्ट के नाम से हमारे सामने दुकान खोल के बैठ जाता। तो हम उन्हें स्पाइसेस देता था, पैकेट्स देता। तो मैं बोलता था यार देख लो, तो वो कहता था सर सारे कस्टमर शिकायत कर, आपने स्पाइस कहीं और से खरीदा है ना। हम उन्हें बताते नहीं थे कहाँ से खरीदा। तो बिल्कुल टेस्ट में फर्क हो जाता था, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। तो जाहिर, अब वो जाहिर है क्योंकि एम्बियंस ऐसा दे रहे थे, सब कुछ बेहतर था, तो वो अल्टीमेटली जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो रहा था कस्टमर को केटर करना। तो यार ये देखें, ये होता है व्हाट इफ सिनेरियो। पाकिस्तान में करेंसी को वैल्यूएशन करना इतना आसान नहीं होता है एज कम्पेयर टू अदर ममालिक। क्लियर होती है बात सबको? ये आप अगर कॉपी करना चाह रहे हैं तो कर लें, या नहीं करना चाहता आगे बढ़ो आगे। चलो, अच्छा ऑनलाइन वाले कोई हजरत
ये साहिबा का कोई सवाल है तो पूछे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल? मुझे जरा एक बार बताएं, मुझे थोड़ी सी ना डल डल सी क्लास लग रही है, आप जवाब दें, मुझे मुझसे बात करें, मुझे अच्छा लगता है आप मुझसे बात करें। ऑनलाइन वाले हजरात, आज तो नाइमा का भी कोई सवाल नहीं है। अच्छा मुझे ये बताते, आप लोग हैं ना? मुझे, मेरा मकसद आपको तंग करना नहीं है, आप लोग मौजूद है ना? गुड, वेरी गुड, चलिए चलो। सो कहता है various scenarios are prepared based on key assumption, that is what if scenario are built. For example, USA, US dollar rate, petrol prices, economic growth, customer demand, etc. are the key assumptions which are known as drivers for change. ये सारे drivers for change कहलाते हैं। ये वो key assumption है जिसकी basis पे आप अपने फैसले लेते हैं। Scenarios can be built at macro country level known as macro scenario, as well as can be built at micro industry level known as micro scenario. मल्टीपल सिनेरियोज आर बिल्ड। मैंने आपको बता दिया था बहुत सारे सिनेरियोज बनाए जाते हैं जिसकी बेसिस पे आप अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है वो बेहतर हो सके। एनवायरमेंटल एनालिसिस होता क्या है? एवरी बिजनेस हैज टू एनालाइज इट्स एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर स्ट्रेटजीज, as there are two types of environment. Both environment have to be analyzed. Following are the two models which is used. जनरल एनवायरमेंट को जब आप एनालाइज करने जाते हैं तो आपके पास पेस्टल आता है, और आप इमीडिएट एनवायरमेंट को एनालाइज करने आते हैं, यानी आप इंडस्ट्रियल वाइज एनवायरमेंट को एनालाइज करने आते हैं, तो आपके पास पॉटर 5 फोर्स मॉडल आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आज यहाँ तक रखते हैं, मुझे गर्मी लग रही है और नहीं पढ़ाया जा रहा। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। कल भी क्लास है, फ्राइडे भी क्लास है, सैटरडे भी क्लास है। ठीक है, ये 4 क्लासेस आना है। कोशिश करें जो कराची वाले हैं वो फेस टू फेस आए ताकि मेरी भी मोटिवेशन बना, और थोड़ा सा ना बात किया करें। लाज वैज इतना बातें करता था, मतलब आप मुझसे सवाल पूछे, जवाब दें, आप कंट्रीब्यूट करें ताकि मुझे भी मजा आए पढ़ाने में, आपको भी मजा आए पढ़ने में। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।